सो हेलो एवरीबॉडी। आज हम ऑप्टिमाइजर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले जो कुछ भी डिस्कस हुआ था, लाइक एक्टिवेशन फंक्शंस, रिग्रेशन, कॉस्ट, उसमें किसी को कुछ डाउट हो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? Alright, so can anyone explain activation function to me, like a brief? अगर तुम लोगों को अगर ये समझ नहीं आया, देन अगर हम ऑप्टिमाइजर्स की साइड जाएंगे, देन इट विल बी टोटली बिकॉज इररेलेवेंट। ऑप्टिमाइजिंग इज लाइक उस चीज को बेटर कर रहे हैं। तुम अगर बेसिक चीज ही नहीं पता होगी, सो इट इट नॉट वर्थ इट। बट तुम 10 लोग हो, आराम से माइक वाइक खोल लो, लिख दो अगर किसी को। वैसे हाँ, ऋतिक बोलो। सर एक्टिवेशन फंक्शन एक लेयर से दूसरी लेयर, एक लेयर का आउटपुट जो दूसरी लेयर का इनपुट होता है, वो एक्टिवेशन। आगे वाली या इन सम वे, यस। इन सम वे, बट मतलब एक्टिवेशन फंक्शन को एक स्पेशल चीज क्या बनाती है? सिग्मॉइड फंक्शन यूज करते हैं एक्टिवेशन फंक्शन में। ऑलराइट, सो ठीक है। सबको क्लियर है ना एक्टिवेशन फंक्शन? और व्हाई डू वी यूज लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन? एक लाइन में कोई आंसर दे सकता है? सर मल्टीपल आउटपुट्स होते हैं। या मतलब इन काइंड ऑफ लाइक हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका स्ट्रेट लाइन हम फिट नहीं कर पाते, तो उनके लिए नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस ही होते हैं। जैसे इसमें है तो नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पे काम आते हैं। ऑलराइट, सो अभी तक यू गाइस हैव स्टडीड अबाउट लाइक तुमने बेसिक न्यूरल नेटवर्क्स किस चीज़ों से, बेसिक कंपोनेंट से बनते हैं, तुमने वो स्टडी किया है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कि उन न्यूरल नेटवर्क्स को हम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास स्पेस की और टाइम की लिमिटेड होता है हमारे पास। इसलिए हमें स्पेस को भी ऑप्टिमाइज करना है, हमें हमारे टाइम को भी ऑप्टिमाइज करना है, हमारे पास कंप्यूटेशनल पावर भी लिमिटेड है। हमें उसे भी मतलब एक ऑप्टिमाइज्ड वे में हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं अपने मॉडल को। राइट, पहला अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? बैच ग्रेडियंट डिसेंट, ग्रेडियंट डिसेंट हमने डिस्कस किया था, राइट? तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम आउटपुट इनपुट देते हैं एक वेक्टर को, मतलब वेक्टराइजेशन है। कोई मुझे बताएगा वेक्टराइजेशन क्या होता है? अगर अगर नहीं पता तो ना भी बोल दो, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब पूरे डेटा को लाइक मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना। या या करेक्ट ऋतिक। हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास जनरली, जैसे तुम अभी फॉर लूप लगाते हो, राइट? कोई भी चीज़ को, मल्टीपल चीज़ों को कंप्यूट करने के लिए। जो हमारी मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग लाइब्रेरीज होती हैं, वो क्या करती हैं कि उसको एक मैट्रिक्स में कंप्यूट कर पाती हैं, और मल्टी कोर्स का यूज़ करके, जीपीयूज जैसे फर्स्ट सेशन में बताया था, उनका यूज़ करके एफिशिएंटली हम कंप्यूट कर पाते हैं चीज़ों को। मतलब एक साथ हमें एक एक बार में एक लाइन ऑफ कोड नहीं, एक बार में मल्टीपल कैलकुलेशंस हो रही होती हैं। राइट, अब क्या करते हैं हम? जो हमारा बैच ग्रेडियंट डिसेंट होता है, बेसिकली उसमें हम एक पूरा एरे लेते हैं इनपुट, राइट? हमारा x1 x2 xn तक हमारे पास इनपुट होता है, राइट? उसको हम डायरेक्टली जब लॉस कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे लॉस का फंक्शन क्या था? जे ऑफ थीटा। कोई मुझे बताएगा?
सिंपल लॉस को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? बेस्ट विथ लाइन से सर, बेस्ट विथ लाइन से सर। सॉरी, मुझे तो उसका फॉर्मूला पूछ रहे हैं। बेस्ट लाइन तो ठीक है, लॉस फंक्शन जो होता था उसका फॉर्मूला बताओ अगर दिक्कत हो तो। कोई सा भी लॉस फंक्शन, अभी कौन सा, मतलब मीन स्क्वायर वाले ही बता दो। मीन स्क्वायर तो सबको पता है ना। एक्सपेक्टेड आउटपुट माइनस जो आउटपुट आया है उसका स्क्वायर, या उसका समेशन, राइट। उसको समेशन सारों का। हाँ, तो इसका समेशन और ये लॉस फंक्शन हमारा, ये हमारा कॉस्ट आ जाता है, राइट। वाई कॉमा वाई हैट हमारा आउटपुट है, राइट। सो इसमें अभी जो हम वाई हैट फीड कर रहे थे नेटवर्क को, वो पूरा मतलब एरे था हमारे इनपुट का, राइट। हमारे x1 x2 xm तक लेके पूरा इनपुट था। सो अब हम क्या करेंगे, सपोज हमारे पास तो मान लो 5 मिलियन इनपुट्स हैं, राइट। अभी तक जो डेटा सेट पे हम काम कर रहे थे वो 10,000 20,000 उस डेटा सेट्स की बात कर रहे थे हम। बट सपोज बहुत ही बड़े डेटा सेट्स हैं, जैसे 5 मिलियन इनपुट, 10 मिलियन इनपुट। तो अगर हम उनको एक एक बैच में उसको आउटपुट डालेंगे, और सपोज हमें उसको इम्प्रूव करना हुआ नेटवर्क को बैक प्रोपगेशन करके, तो हम उस नेटवर्क को जितने में, मतलब वो पहली बार ट्रेन होगा देन इम्प्रूव होगा, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। मतलब होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड वो, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। सो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम उस डेटा सेट को छोटे छोटे बैचेस में डिवाइड कर देते हैं, राइट। सो जैसे कि x1 x2 को हमने x1000 तक ले लिया, राइट। फिर x1001 से लेके हमने 2000 तक ले लिया। तो ऐसे हमने 5000 मतलब 5 मिलियन बैचेस को हमने 1000 मिनी बैचेस में कन्वर्ट कर दिया, ऑलराइट। इसमें किसी को कोई डाउट? ऑलराइट, सो आगे चलते हैं। तो अब हम इसमें तुम देखो कि हमने यहाँ पे टी लिया था, ठीक है। तो हमारे पास मतलब टी इज इक्वल, टी हमारी है कि कौन सा बैच नंबर चल रहा है हमारा, राइट। सो टी वो डिनोट करता है, सो मिनी बैच नंबर बेसिकली। सो 1 टू लेके 5000 तक हमारे पास मिनी बैचेस हैं, ठीक है। उसके बाद हम इस पे बेसिकली यहाँ पे वेक्टराइजेशन ही हो रही है। सो मिनी बैचेस में वेक्टराइजेशन हो रही है, वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन है ये। बट उसके ऊपर हम एक लूप लगा रहे हैं। वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम एक लूप लगा रहे हैं कि वो मिनी उसको छोटे बैचेस में कन्वर्ट करके देन वो कैलकुलेट करे उसका लॉस, राइट। सो ये जैसे एल लेयर्स के लिए है ये, तो एल लेयर के लिए पहले वो जेड कैलकुलेट करेगा, देन ये कैलकुलेट, फिर हमारा यहाँ पे जी एल जेड ये वाला कैलकुलेट होगा, राइट। सो इसमें हम फिर क्या करेंगे, इससे हमारा कॉस्ट कैलकुलेट होगा जे एफ टी 1/1000, क्योंकि हमारे पास 1000, हमने 1000 में मिनी बैचेस में कन्वर्ट किया था। हमारे एक बैच का साइज 1000 है। सो उसको समेशन लेंगे, फिर लॉस फंक्शन वही वाला आ गया पहले वाला, ठीक है। फिर ये वाली जो टर्म है, दिस इज, अभी के लिए तुम ये भूल जाओ, ये नेक्स्ट सेशन में डिस्कस होगा। इसे बोलते हैं L2 नॉर्म। सो बेसिकली ये इसको बेटर करने के लिए है हमारे डेटा सेट को। सो मतलब हमारी ऑप्टिमाइजेशन को और बेटर करने के लिए है ये, तो अभी इसको भूल जाओ। बट स्टिल तुम ये देखो, तो हमारे पास जो है कि तुमने जो 5 मिलियन का डेटा सेट था तुम्हारे पास, m = 5 मिलियन, उसको तुमने 1000 में डिवाइड कर दिया, और फिर 1000 को तुम हर एक लेयर से पास कर रहे हो, और उसकी तुम वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, राइट। सो ये क्लियर है सबको, राइट? सो यहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड प्रोपोगेशन हो रहा है, ठीक है। फिर हमने कॉस्ट कंप्यूट किया, फिर हमारे पास बैकवर्ड प्रोपोगेशन होगा जो हम जिससे ग्रेडियंट्स निकालेंगे, ठीक है। और ग्रेडियंट्स निकालने के लिए फिर हम दोबारा एक्स टी और वाई टी का यूज होगा। फिर उसके बाद हम अपने पैरामीटर्स अपडेट, वेट्स अपडेट करेंगे बेसिकली, डब्ल्यू एल्थ लेयर का, और ये एल्थ लेयर का माइनस एल्फा ऑफ डी डब्ल्यू जो हमारा कैलकुलेट हुआ है। बट तुम ये इस टाइम ये ध्यान रखो कि ये पूरा सिर्फ एक मिनी बैच के लिए हो रहा है। ये मतलब
यहाँ पे बैक प्रोपेगेशन हो रही है, बट ये सिर्फ एक मिनी बैच के लिए हो रही है। ये पूरा फंक्शन जो हमने किया है ये सिर्फ एक miनी बैच के लिए। सो ऐसा ही ये, जैसे हमने 5 मिलियन को 1000 में डिवाइड किया, तो 5000 टाइम्स ये रन होगा फंक्शन। सो इसको बोलते हैं जैसे वन इपॉक। जब ये एक पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा तो इसको बोलते हैं वन इपॉक। राइट, ये सब तो फेमिलियर ही होंगे कि वेट्स कैसे अपडेट होते हैं और बायसेस कैसे अपडेट होते हैं। ये अल्फा हमारा लर्निंग रेट है, DW हमारा जो वो है कंप्यूट हुआ है बैक प्रोपगेशन से। राइट, एनी डाउट इन दिस इम्प्लीमेंटेशन? अच्छा, अगर किसी को डाउट नहीं है तो मुझे ये बताओगे कि फर्स्ट लाइन पे क्या कैलकुलेट हो रहा है? वेक्टर से भैया कुछ हो रहा है। हाँ, वेक्टर से तो हो रहा है। WX+B क्या था? एक्स जो था उस वाले न्यूरॉन का इनपुट था, तो उससे अगले न्यूरॉन का एक्टिवेशन फंक्शन कह सकते हैं। या सो हम्म, थोड़ा सा हाँ तुम, हाँ, Z बेसिकली उसका हम हाइपोथेसिस का, ये हाइपोथेसिस है हमारा, राइट? हम आउटपुट निकाल रहे हैं इस हाइपोथेसिस से। इस हाइपोथेसिस के ही तो हमें वेट सेट करने हैं, राइट? इसी फंक्शन के लिए तो हम पूरा ग्रेडियंट डिसेंट लगा रहे हैं। हाँ। सो मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट से हम क्या कर सकते हैं? मतलब जो ग्रेडियंट डिसेंट है ना, वो क्या करता है कि जो एवरेज लेता है सब ट्रेनिंग डाटा का। सो उसके कारण क्या होता है कि जो ग्रेडियंट कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा चेंज होता है उसके कारण। सो वो जो हम लोकल मिनिमा ढूंढ रहे होते हैं कोस्ट फंक्शन का, मतलब जिसमें हमारे वेट्स हैं और बायसेस ऑप्टिमाइज हों, मतलब। सो जब ऐसा होता है कि जब हम ग्रेडियंट डिसेंट एवरेज पे लेके चलते हैं, मतलब ओल्ड ट्रेनिंग डाटा, सो क्या होता है कि जो ग्रेडियंट चेंज हो रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है कई बार। सो हम मिनी बैच का तब यूज़ करते हैं, विच इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर ग्रेडियंट डिसेंट इन स्टोकेस्टिक वन, कि धीरे धीरे चेंजेस हो और मिनी बैचेस में चेंजेस हो। सो हमने डाटा को जो डाटा है उसे डिवाइड किया, उस पर्टिकुलर बैच में कैलकुलेट करते हैं कोस्ट फंक्शन, और उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज लाइक कि वो एक ही दम पूरे ट्रेनिंग डाटा पे चेंजेस नहीं होते। वो एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ट्रेनिंग डाटा के कारण चेंजेस आते हैं। इफ आई वर टू शो यू हाउ। या राइट, सो जैसे मतलब टाइम कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं प्लस ये स्मॉल चेंजेस होते हैं, तो इसको फास्ट हम कंप्यूट कर पाते हैं, राइट? सो राइट, तो हाँ, मैं क्या बता रहा था, ये हमारा Z कैलकुलेट हो गया, फिर इसको हमने ये हमारा G है बेसिकली एक्टिवेशन फंक्शन, और A से हमने एक्टिवेशन आउटपुट निकाला है, और ये हम L लेयर्स के लिए कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे वो कैलकुलेट होता है कॉस्ट, राइट? सो इस कॉस्ट को मिनिमाइज करने की ही हम कोशिश कर रहे हैं। So, any doubt in this, or should I move? I should move forward. I think इस पे काफी डिस्कशन हो गया, राइट? सो क्या होता है कि तुम जब हम कॉस्ट वर्सेस इटरेशंस का ग्राफ बनाते हैं, सो बेसिकली क्या होता है, तुम्हें पहले जैसे बताया होगा कि जो बैच ग्रेडियंट डिसेंट जब हम करते हैं तो ये कॉस्ट वर्सेस इटरेशंस का ग्राफ हम देखते हैं। अगर ये ग्राफ का मतलब ट्रेंड डाउनवर्ड्स है तो इसका मतलब हमारी जो मॉडल है वो ठीक है, वो मिनिमम कहीं पे उसका आ रहा है, कन्वोल्यूट हो रहा है वो कहीं पे, राइट? उसको कहीं पे मिनिमम मिल रहा है। बट हम कहते थे कि जैसे अगर वो कहीं ऐसे ऊपर जा रहा हो या फिर कुछ ऐसे जा रहा हो, तो मतलब कि वो ओवरशूट कर रहा है, या फिर हमारा लर्निंग रेट बहुत ज़्यादा है, या फिर हमारी क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस ठीक नहीं है, राइट?
सो जो मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट होता है उसमें क्योंकि हम हर एग्जाम्पल में हमारे पास अलग डेटा होता है, राइट। हम एक ही डेटा पे दोबारा कॉस्ट को मिनिमाइज नहीं कर रहे, हम अलग डेटा पे मतलब हर बार अलग डेटा का कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? पहले हमारे पास सिर्फ एक एक्स वेक्टर था जिस पे हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, राइट। अब हमने उसे 1000 छोटे वेक्टर्स में एक्स ऑफ टी में कन्वर्ट कर दिया है, राइट। तो इस एक एक्स ऑफ टी मतलब ये जो तुम कर रहे हो ये मिनी बैचेस, यहाँ पे इटरेशंस हैं तो यहाँ पे मिनी बैचेस हैं कि फर्स्ट मिनी बैच के लिए हुआ, ये सेकंड मिनी बैच के लिए, थर्ड मिनी बैच के लिए। सो ऑब्वियसली मतलब हमारा ट्रेंड डाउनवर्ड्स है बट हमारा जो ग्राफ है वो उसमें नॉइज है काफी, राइट। सो इसमें क्या होता है कि दो चीजें हो सकती हैं कि या तो हमारा मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा डेटा ठीक नहीं है, राइट। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये नॉइजी बेसिकली उसका रीजन यही होता है क्योंकि हर बार हम अलग डेटा फीड कर रहे हैं, right? सो आई वांटेड टू ऐड कि जो बैच ग्रेडियंट डिसेंट है ना वो बहुत केयरफुली मूव करता है काइंड ऑफ। जो मिनी बैच है वो बहुत ज़्यादा रैपिड चेंजेस करता है, मतलब छोटे छोटे चेंजेस करता है बट वो बहुत मिक्स चेंजेस करता है। सो लाइक अ स्लो। अब तुम्हें डिफरेंस इसमें मेन दिख रहा होगा। देखो ये एक इटरेशन पे इसने उस डेटा को दोबारा दोबारा लूप किया, ठीक है। इसने एक ही इटरेशन में सारा डेटा कर दिया, राइट। ये नंबर ऑफ इटरेशंस है, ये एक ही इटरेशन है, उसमें इसने सारा डेटा मिनी बैच ने उसी डेटा के मतलब सेट्स करके और उसी को कन्वोल्यूट पे ले आया। सो तुम देखो कि ये काफी फास्ट होता है मतलब ये, और बैच ग्रेडियंट डिसेंट मतलब इतना फास्ट नहीं हो पाता, तो इसलिए हम इसे यूज करते हैं। तो या अश्विनी, सॉरी तू कुछ कह रहा था। नहीं नहीं, आई वाज जस्ट सेइंग दैट। सो या सो अब एक हाइपर पैरामीटर जो हमें चूज करना होता है कि मतलब बहुत केयरफुली, वो होता है साइज ऑफ मिनी बैच। तो जनरली जो साइज ऑफ मिनी बैच होता है वो हम चूज करते हैं 2 की पावर में, सो दैट जो हमारे जीपीयू सीपीयूज होते हैं वो सब 2 की पावर में होते हैं, राइट। कि 1024 या फिर 64 मेमोरीज होती हैं, तो उसमें कोर्स भी उसी हिसाब से 2 के मल्टीपल में होती हैं, सो इजी रहता है मतलब, ऐसे बोलते हैं। और अगर एक ही मिनी बैच होगा तो दैट इज सेम एज बैच ग्रेडियंट डिसेंट, राइट। अगर मिनी बैच ही एक है तो दैट विल बी इक्वल टू बैच ग्रेडियंट डिसेंट। अगर मिनी बैच बहुत ज़्यादा है तो हमारी मतलब ऑप्टिमाइजेशन ठीक से नहीं होगी। सो अभी या सो तुम देखोगे इस पे, इफ m इक्वल टू 1 तो हमारा तो वही हो गया, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट हो गया। ये इजी टू मतलब कंप्यूट है बट बहुत नॉइजी है, राइट। ये वाला हो गया हमारा m इक्वल टू 1 पे, ठीक है। ये स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है, राइट। और फिर उसके बाद हमारे पास जब m इक्वल टू m होता है तो हमारे पास बैच ग्रेडियंट डिसेंट हो गया। वो मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, राइट। इसमें मतलब बहुत केयरफुली कंप्यूटर है, एकदम सीधा जा रहा है, पर ये बहुत स्लो है, राइट। तो इन दोनों के बीच का एक स्टोकेस्टिक, तुम समझ गए ना, मतलब कि हम हर बार में सिर्फ एक ही डेटा दे रहे हैं उसको। स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट समझाया होगा ना कि कोई मुझे एक बार डेफिनेशन बता दो जल्दी से, मतलब एक लाइन में एक्सप्लेन कर दो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है। एनीवन? ऋत्विक, कुछ आइडिया है? नहीं है भैया। तो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट जो होता है उसमें बेसिकली एक मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट होता है ये, जिसमें कि हम एक बार में सिर्फ एक ही उसका कॉस्ट कंप्यूट करते हैं। जैसे अभी तुम वेक्टराइज कर रखा है ना पूरा एरे को, तो उसमें वेक्टराइज्ड भी नहीं होता, उसमें एक बार में सिर्फ एक ही जैसे एक ही आउटपुट का कॉस्ट कंप्यूट होता है। तो उससे वो कई बार इधर जाता है, तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब ये पहुंच जाएगा वहां तक, बट ये कई बार इधर उधर जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से, और प्लस इसमें क्या होता है, लर्निंग रेट कांस्टेंट होता है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में। तो उसकी वजह से इसके स्टेप साइज तुम देखोगे कि
ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो उसकी वजह से इसके ओवरशूट करने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। सो हमें एकदम m=1 भी नहीं चाहिए, हमारे को m=m भी नहीं चाहिए। m था बेसिकली हमारे यहाँ पे ये डिफाइन कर रखा था m/1000, राइट। सो m था हमारे पास नंबर ऑफ मिनी बैचेस, राइट। सो इसमें क्या हो रहा है, मतलब जो बैच वाला है ना, वो पूरे के पूरे डाटा का जो एवरेज फंक्शन है उसको निकालता है, फिर उसके बाद उसको वेट्स और बायसेस को अपडेट करता है। जो हमारा स्टोकेस्टिक वाला है वो हर एक एग्जांपल के बाद उस वेट्स एंड बायसेस को अपडेट करता है, जो कॉस्ट या फंक्शन है उसके बेसिस पे। और जो मिनी बैच है वो उसके बीच में कहीं अप्रोच करता है, क्योंकि देखो जो स्टोकेस्टिक वाला है वो हर बारी चेंजेस कर रहा है, उसमें बहुत सारे चेंजेस इररेलेवेंट हैं। वो हमें क्या चाहिए, एक जनरल डायरेक्शन का आइडिया चाहिए। बट ये वाला सो हम क्या कर रहे हैं, एक बीच की अप्रोच यूज कर रहे हैं जिसमें हम एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद हम काउंट कर रहे हैं सब कुछ चीजें। या तो तुम ऐसे भी इसे इमेजिन कर सकते हो कि जैसे ये जो है ये जैसे गूगल मैप्स में 3 रास्ते होते हैं ना, राइट। एक कि तुम ये एरोप्लेन से जा रहे हो तुम, ठीक है, और ये तुम कार से जा रहे हो कहीं से घूम घूम के, राइट, और ये तुम गलियों में से, और ये तुम ट्रेन से जा रहे हो। ट्रेन एकदम मतलब लीनियर नहीं है, बट एक्चुअली एग्जाम्पल ठीक नहीं बैठेगा बिकॉज एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट, बट तुम मतलब डायरेक्शन का उससे इमेजिन कर सकते हो, राइट। सो हाँ, इसके पॉइंट्स हैं। तो पहले हमें मतलब मिनी बैच का साइज बिटवीन 1 and m होता है। m होता है हमारा वो मतलब बैच ग्रेडियंट का साइज कितना है, मतलब एग्जाम्पल्स, टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, राइट। सो 1 and m के बीच में मिनी बैच का साइज रख देते हैं। तो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट जो होता है दैट लूजेस द स्पीड ऑफ वेक्टराइजेशन, जो वेक्टराइजेशन से जो हम जीपीयूज का फायदा उठा रहे थे, सो वो मतलब उसका कोई फायदा नहीं है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में, क्योंकि वो उस चीज का यूज ही नहीं कर रहा। और मिनी बैचेस में क्या होता है कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है, बेस्ट ऑफ बोथ या फिर थोड़ो दोनों के बीच में, मतलब वो एकदम परफेक्ट बैठता है कि फास्ट लर्निंग भी होता है, वेक्टराइजेशन भी हो जाती है हमारी मिनी बैचेस में, और मेक्स प्रोग्रेस विदाउट ऑल द डेटा टू प्रोसेस। जैसे मैंने बताया था ना यहाँ पे कि इसमें हम हर एक मिनी बैच पे वो कर रहे हैं, मतलब हम उस मिनी बैच को दोबारा इटरेट नहीं कर रहे, हम उसको इटरेट किया, हमारा वेट सेट हो गया, हम उसके बाद नेक्स्ट मिनी बैच पे चले गए। इसमें हम क्या कर रहे थे, हम एक ही बैच था हमारे पास, हम उसी पे बार बार इटरेट कर रहे थे अपने वेट्स एंड बार्स को, मतलब कॉस्ट को डाउन करने के लिए, राइट। सो इसमें कोई डाउट किसी को? नोबडी? चलो आगे चलते हैं, बाद में क्वेश्चंस पूछूंगा मैं, सो अभी डाउट है तो पूछ लो भाई। सो ऑलराइट, तो जैसे मैंने बताया था कि उसमें हमें मिनी बैच साइजेस हम जनरली मतलब 2 का पावर में चूज करते हैं, 64, 128, 256, ताकि हमारा जो है सीपीयू जीपीयू के उसमें जो मेमोरी साइज है उसमें फिट हो जाए वो। और क्योंकि रजिस्टर के साइजेस भी ऐसे ही होते हैं, 8 बिट, 16 बिट, तो मतलब बिट्स तो नहीं होते, अब तो बहुत बड़े होते हैं, एमबीज में होते हैं रजिस्टर, बट स्टिल वो उसमें फिट हो जाए, इसकी वजह से हम ऐसे साइजेस चूज करते हैं। ऑलराइट, सो अब ये हमारा हो गया मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट डिस्कस। इसमें किसी को डाउट हो तो अगर? एनीबडी, एनीथिंग? ऑलराइट, तो अश्विनी कुछ कमेंट्स वगैरह कुछ, या आगे चलें? आई थिंक आगे चलते हैं। राइट, सो अब हमने हमारा डेटा साइज मतलब हमने अपना सेट डिसाइड कर लिया। अब है हमें एक्चुअल ग्रेडियंट डिसेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं हम। ऑलराइट, सो अभी हमारा जो ग्रेडियंट डिसेंट है वो क्या करता है, बहुत सारे स्टेप्स लेता है मिनिमा पे पहुंचने के लिए, ठीक है। हम एक एग्जांपल शो कर सकते हैं, तो ये वाला अच्छा एग्जांपल है।
हम डाल दिया मैंने चैट में। या हाँ, दिस इज अ गुड एग्जांपल। सो देखो कि जो हमारा आइडियल पाथ है वो है पर्पल वाला, ठीक है, और ये हमारा ग्रेडियंट डिसेंट ये पाथ ले रहा है, ठीक है। तो अब तुम इसमें देख सकते हो कि हमारे जो मतलब ये जैसे अभी 2 वेट्स हैं इसके अंदर, तो हमारा भी ऑलमोस्ट 2 ही वेरिएबल है, हमारे पास भी एक वेट एक बायस है। सो उसमें मतलब तुम देख सकते हो कि ये काफी ज्यादा मतलब इसका क्या बोलते हैं, नॉइज बहुत ज्यादा है इसमें। अ, जैसे जो सिग्नल में जैसे हम कहते हैं ना कि नॉइज बहुत ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा इसमें जिगजैग्स और काफी ज्यादा मतलब इसको हमें इसके बेसिकली मोशन को हमें डैम्पन करना है। हमें इसको W1 W2 में ये W1 की डायरेक्शन में ये बहुत ज्यादा शूट हो रहा है, राइट। सो हमें चाहिए कि ये W2 की डायरेक्शन में इसके ज्यादा स्टेप्स हो। और तुम देखोगे ये वाला जो एरिया एक डिस्टेंस कवर करता है वो इसके मुकाबले बहुत कम है। सो राइट, वो ऐसे जिगजैग जा रहा है, बट हमें उसको ऑप्टिमाइज करना है। हम चाहते हैं कि वो जाए तो वो इस डायरेक्शन में जाए, राइट। मतलब इस बेसिकली इस जिगजैग को कैसे हम डैम्पन कर सकते हैं, राइट। सो इसका वन ऑफ द वेज इज ग्रेडियंट डिसेंट विद मोमेंटम, राइट। सो तुम इमेजिन कर सकते हो कि जैसे एक बॉल में इमेजिन करो कि एक बॉल है, राइट। तो तुमने उसे कोने से फेंका, ओके, और बॉल में ठीक ठाक फ्रिक्शन है, तो वो जो बॉल है वो जैसे जैसे नीचे जाएगी उसके स्टेप्स बढ़ते जाएंगे, राइट। उसकी मतलब वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, स्टेप्स इन से मतलब है वेलोसिटी बढ़ती जाएगी उसकी बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन और बॉल का कर्वेचर की तरह। तो वो एट द एंड वो बॉल जल्दी पहुंचेगी, राइट। सो उसकी तरीके से मतलब हम चाहते हैं कि हमारा जो ग्रेडियंट डिसेंट वाला फंक्शन है वो भी उस बॉल की तरह मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहे, राइट। सो और हम ज़्यादा बड़े स्टेप्स नहीं ले सकते बिकॉज हमारा लर्निंग रेट ज़्यादा होता है तो ओवरशूट हो जाता है, राइट। सो अब ये हाँ इसमें देख रखा है, देखो जैसे ये कैसे मतलब इसमें बहुत सारे स्टेप्स लग रहे हैं उसको मिनिमा तक पहुंचने के लिए, और जबकि उसको सिर्फ मतलब एक स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था। तो ये ग्रेडियंट डिसेंट को बहुत स्लो कर देता है। सो दैट्स वाई हम मतलब काफ़ी सारे ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स लगाते हैं इसके ऊपर। और वो तो अभी बताया था कि वाई कांट वी यूज लर्निंग रेट लार्जर बिकॉज ओवरशूट कर जाएगा, राइट। सो हाँ, तो अभी हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास उल्टा हो रहा है। हमारे पास फास्टर लर्निंग इन वर्टिकल है एंड स्लोअर लर्निंग इन हॉरिजॉन्टल है। तो हमें इसका ऑपोजिट करना है, हमें करना है स्लोअर लर्निंग इन वर्टिकल एंड फास्टर लर्निंग इन हॉरिजॉन्टल। हमें ये अचीव करना है इससे, राइट। सो इसमें हम देखते हैं कि अब क्या कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट डिसेंट जो है बैच का हो चाहे मिनी बैच का हो, तो वो काफ़ी सारे स्टेप्स ले रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं कि एक रनिंग एवरेज लेते हैं। जो हमारी वेट्स हैं, जो हमारा DW एक्चुअली कैलकुलेट हो रहा है, उसका हम पीछे का रनिंग एवरेज लेते हैं, राइट। तो उस रनिंग एवरेज की वजह से हमारा जो होता है कि जो पीछे के मतलब उससे वो लर्न कर पाता है कि पहले क्या वेट्स चल रहे थे, और इसकी वजह से मैं नेक्स्ट वेट्स को मोमेंटम सेट कर देता हूँ। सो हमारे एक्चुअली स्टेप्स बड़े हो जाते हैं उसकी वजह से, राइट। सो एक हाइपर पैरामीटर होता है बीटा, जो कि इसका मतलब एक्सटेंट ऑफ रिमेम्बरेंस एवरेज कैलकुलेट करता है। सो मतलब बीटा होता है कि कितने स्टेप्स तक उसको रिमेम्बर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि बीटा भी आगे डेरिवेशन में मैं बताऊंगा। जैसे कि बीटा अगर सपोज 0.9 है, राइट। सो उसको 10 स्टेप्स तक वो रिमेम्बर करेगा, राइट, बिकॉज 1/1 बीटा ये एवरेज करता है इतने स्टेप्स के ऊपर, राइट। सो जो 1/0.1 वो 10 स्टेप्स पिछले वाले रिमेम्बर करेगा, उनके ऊपर एवरेज करेगा, और देन वो आपकी नेक्स्ट मोमेंटम मतलब नेक्स्ट वेट कैलकुलेट करेगा, राइट। सो
इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, क्या? हाँ, दे रखा है ऑलराइट। सो हम इसमें एक मेथड होता है एक्सपोनेंशियली वेटेड एवरेजेस। तो एक्सपोनेंशियली वेटेड एवरेजेस में क्या होता है कि हमें ईच स्टेप पे हम चाहते हैं कि हम पिछले कुछ स्टेप्स, जैसे कि वो बीटा डिसाइड करेगा कि कितने स्टेप्स, बट उनको रिमेम्बर करके हम आगे के नेक्स्ट स्टेप्स चूज करें, राइट। सो जैसे कि सपोज एक हैंड रेंज वाला एग्जांपल था यार, राइट, ये वाला है। एक सेकेंड, जैसे ये है, दिस इज टेम्परेचर इन लंदन, राइट। सो इसमें क्या कर रहा है कि ये थीटा 1 थीटा 2, ये इसको 181, बहुत सारी रीडिंग्स है इसके पास, और ये टेम्परेचर और डेज पे टेम्परेचर दे रखा है इसका। ओके, सो इसमें हम क्या करते हैं कि अब हमें हमें एक मॉडल है जो इस पे सेटिस्फाई करना है, राइट। सो जब हम मतलब V1 इसका V0 हमने 0 रख के चलेंगे पहले इनिशियली वैल्यू, फिर हम नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हम कर रहे हैं 0.9 ऑफ V0 प्लस 0.1 ऑफ थीटा 1, ये हमने मान लिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये बेसिकली वही है, बीटा हमारा 0.9 है और ये बीटा -1 है। सो हमारा जो नेक्स्ट वेट हम कैलकुलेट प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो वेट का मतलब नेक्स्ट टेम्परेचर इस केस में जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, दैट विल बी 0.9 ऑफ द मतलब करंट जो अवेलेबल वेट है, प्लस 1 पर जो 0.1 बीटा -1 ऑफ जो हमारे पास लास्ट रीडिंग थी, राइट। सो V2 फिर हम सिमिलरली ऐसे कैलकुलेट करेंगे इसका वेट, राइट। सो हम मतलब इसमें हम पिछले वालों का जो मोमेंटम है बेसिकली उसको ऐड करते जा रहे हैं, राइट। सो इसमें जब हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट, सो ये हमारा डेटा था, और हमने ये हाइपोथेसिस लेके जब इसकी ऐसे एक मतलब एक्सपेरिमेंट एक्सपोनेंशियल एवरेज लेके हमने मॉडल फिट किया, तो इस पे तुम देखो कि काफी मतलब सही से ये फिट हुआ है, और इसकी वेरिएंस डिसेंट है, राइट। मतलब बहुत ज़्यादा हाई वेरिएंस नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई बायस भी नहीं है। सो इसकी एकदम परफेक्ट मतलब ये मॉडल फिट हुआ है, राइट। सो बेसिकली इसकी फ़ायदा ये हुआ हमें प्रीवियस एवरेजेस लेने का, कि हमें जो प्रीवियस हमारा जो वैल्यू चल रही थी उसका हमने इसको आगे एक हिंट दे दिया कि पिछली वैल्यू ये चल रही थी, तो हम नेक्स्ट स्टेप्स को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, राइट। हमारे स्मूदन हो जाते हैं स्टेप्स। सो अब इसकी थोड़ी सी डेरिवेशंस देख लेते हैं। सो ग्रेडियंट डिसेंडेंट में एक्सपोनेंशियली वेटेड एवरेजेस होते हैं। सो इसका फॉर्मूला ये होता है, v हमारे होता है जो हमारा नेक्स्ट वैल्यू होनी है, ठीक है। वो बीटा बीटा हमारा एक हाइपर पैरामीटर है अल्फा की तरह, जो हम डिसाइड करेंगे, एंड बीटा ऑफ VT-1 जो प्रीवियस एवरेज थी, और एस ऑफ टी है हमारे पास जो करंट डेटा है हमारे पास, जो हमें प्रेडिक्ट करना है बेसिकली। अभी आगे ये एवरेज VT है, और ये VT-1 पिछली एवरेज है, और ST हमारे पास करंट डेटा है। सो इसमें किसी को कुछ डाउट? एक्सपोनेंशियली वेटेड एवरेजेस किसी को नहीं समझ में आया हो? लाइक फर्स्ट टाइम में मेरे को भी, मैंने एक दो बार में समझ आया था। सो किसी को कोई डाउट हो एक्सपोनेंशियली वेटेड एवरेजेस में? भैया सर, इसमें सर पिछले वाली जैसे T2 निकाल रहे हैं तो उसमें T1 का यूज़ सर क्यों करते इसमें? जैसे V2 निकाला तो V1 का यूज़ क्यों किया सर? यहाँ पे तो वही तो हम कर रहे हैं। देखो, जैसे कि हम V2 निकाल रहे हैं, तो V1 जो है पिछली वैल्यू नहीं है, V1 है पिछला एवरेज है, राइट। ये V0 V1 V2 ये सब एवरेजेस हैं, राइट। सो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट एवरेज निकले उसमें पिछले वाले एवरेज का भी कुछ रोल हो, राइट। तो ओ, हम क्या ये पिछले एवरेज में करंट वैल्यू का कुछ पार्ट ऐड कर रहे हैं और नया एवरेज निकाल रहे हैं। तो सर ऐसा क्यों करते सर?
ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे हमारा क्या होता है कि नेक्स्ट जो सपोज जैसे कि अभी हम हर स्टेप छोटा छोटा ले रहे हैं, राइट। यस। हर स्टेप पे हम नेक्स्ट वैल्यू देख रहे हैं कि नेक्स्ट कहाँ पे गया, नेक्स्ट कहाँ पे गया, फिर हम उस पे जा रहा है हमारा ग्रेडियंट डिसेंट, और वहां से वो डिसेंट करके जा रहा है। बट हम चाहते हैं कि इस चीज को हम थोड़ा फास्ट कर सकें, सो राइट। सो अगर सपोज हमें किसी चीज को फास्टर कैलकुलेट करना होता है तो उसका वन ऑफ द मेथड इज कि हम उसके एवरेजेस लेते हैं, राइट, इंस्टेड ऑफ एवरी सिंगल डेटा पॉइंट। अब तुम देखो कि जैसे ये डेटा है, राइट। सो इसमें अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करने बैठूंगा, सो उसमें कितने सारे स्टेप्स आएंगे, राइट। बट ये जो इसका एवरेज फंक्शन ये कितना स्मूथ यस सर। है ना। सो ये मतलब जब हम एवरेज फंक्शंस निकालते हैं तो उनकी एडवांटेज यही होती है कि उनकी स्मूथनेस की वजह से हमें स्पीड का फायदा हो जाता है। ओ। ओके। सो काफी अच्छा क्वेश्चन था। और किसी को कोई डाउट? सर इसमें बेस्ट फिट ग्राफ भी यूज कर सकते हैं, एवरेज। हाँ, बेस्ट फिट देख, बेस्ट फिट तो हम ऑलरेडी यूज कर ही रहे थे ना, जो हमारा ये था अच्छा, उसके इसमें। ऊपर यूज किया है। हाँ, तो बेस्ट फिट तो हमारे ये सारी ओरिजिनल वैल्यूज आ ही रही है ना हमारी, हम बेस्ट फिट से ही जा रहे थे, राइट। बट बेस्ट फिट में क्या है कि बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं, वो नॉइजी है बेस्ट फिट। तो हम चाहते हैं कि हम थोड़ा फास्ट जाएं, तो हम बेस्ट फिट की जगह हम एक ढूंढ रहे हैं एवरेज फंक्शन जो हमें डायरेक्टली वहां तक ले जा सके। समझा है? जैसे ये डेटा को देख, इसमें बेस्ट फिट में बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसा ऐसा। यार कलर एक मिनट चेंज करता हूँ। सो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, उन फंक्शंस का जो पिछले वाला है उसका यूज क्यों कर रहे हैं? एक बार ग्राफ दिखाइए वो जिसमें जा रहा है, हाँ मतलब जो स्क्विगली लाइंस हैं। हाँ। सो अभी एक बात बताओ, ये जो वीटी वाला पिछले वाला है, इसमें जो लाइंस है ना वो थीटा वन वाली, उस पे लाइन बना। ये जो एक्चुअली वो जो V2 कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, उससे क्या हो रहा है, वो जो जनरल और जो थीटा वन है, उस उनका ना बीच के रास्ते में जा रहे हैं हम लोग। एक बार उस ऐसे ऐसे ग्राफ है ये। सो ठीक है, मतलब ये पेज के अंदर जा रही है लाइन, ठीक है, ये ऊपर नहीं जा रही, और ये ऐसे जा रही है लाइन। ठीक है, तो ये हमारा वेट्स है, और ये तुम मतलब ये डब्ल्यू एक्सेस, ये बी एक्सेस इमेजिन कर सकते हो। तो वेट्स और बाइसेस में पॉइंट्स प्लॉट हो रहे हैं, राइट। डब्ल्यू और बी ही कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ठीक। पिछले वाले का यूज करने से क्या हो रहा है कि हमें हमारी जो जनरल डायरेक्शन है ना वो करेक्ट रह रही है, काइंड ऑफ। जो ये चेंजेस आ रहे हैं ना थीटा वन के कारण, उनको हम एक सेल्फ करेक्शन का तरीका है ये। जितना जैसे ये थीटा वन है, ये थीटा वन क्या स्पेसिफाई कर रहा है, जो इसका मूवमेंट की ग्रेडियंट है। और जो लास्ट वाला मूवमेंट है, जब हम उन दोनों वेक्टर्स का यूज करते हैं तो एक जनरल डायरेक्शन आती है जो मोर डायरेक्टेड टुवर्ड दिस रेड डॉट। सो हाउ टू एक्सप्लेन, जो सबसे फर्स्ट वाला हाँ एरो है वो थीटा थीटा जीरो है। हाँ। सो जो नेक्स्ट वाला एरो है, वी कैन टेक इट लाइक V1 या V1। नहीं मतलब इसका देखो, जैसे उससे होगा क्या कि हमने थीटा जीरो तो हमारे पास प्रोवाइडेड है ही, राइट। तो थीटा जीरो से हम एक एवरेज कैलकुलेट करेंगे कि नेक्स्ट एवरेज क्या होगी, राइट। तो हम मतलब जीरो से स्टार्ट करते हैं एवरेज को, इन एनी केस हम जीरो से ही स्टार्ट करेंगे एवरेज को। और इसमें एक बाइस करेक्शन का भी टर्म होता है, वो मैं अभी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा। बट जीरो से स्टार्ट करेंगे, सो हमारी जो एवरेज है वो सपोज यहाँ पे बीच में आई, ठीक है। ये कलर सेम ही हो गया क्या? दिख रहा है राइट तुमको? हाँ हाँ, दिख रहा दिख है। रहा है ना। तो अब हमारी एवरेज यहाँ कहीं बीच में आई, राइट। वो डायरेक्ट उस पॉइंट पे नहीं गई, बट ठीक है, डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट डेटा से हमने एवरेज कलेक्ट की थीटा टू से, तो हमारी एवरेज कहीं यहाँ पे आई। फिर हमने नेक्स्ट एवरेज कलेक्ट की, यहाँ पे आई। नेक्स्ट एवरेज कलेक्ट की, यहाँ पे आई। नेक्स्ट एवरेज कलेक्ट की, यहाँ पे आई। ठीक है। तो जैसे हम एवरेज कलेक्ट करते जाएंगे, हम नियर पहुंचते जाएंगे, राइट। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक
जिगजैग मोशन, हम एक ऑलमोस्ट लीनियर मोशन में चल रहे हैं यहाँ पर, अच्छा। बिकॉज ऑफ एवरेजेस। हम्म। क्योंकि हम एकदम इम्प्लिसिट वैल्यूज नहीं ले रहे हैं, हम उसकी एवरेज वैल्यूज ले रहे हैं। जैसे इस ग्राफ में देखो, अगर मैं इसके ऊपर एज इट इज लाइन ड्रॉ करूंगा तो मतलब लाइन ड्रॉ भी नहीं होगी, बट अगर कोई फिर भी मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो ऐसी बहुत अजीब सी, ऐसी नॉइजी सी लाइन आएगी, राइट। एक एग्जांपल भेजा मैंने, एक बार वो ओपन करियो ताकि आई कैन एक्सप्लेन। और ये जो रेड वाली लाइन है, ये तुम देख सकते हो कि इसकी डायरेक्शन मतलब यही है, क्योंकि एट द एंड हमें मतलब कॉन्वोल्यूशन पॉइंट पे शॉर्टेस्ट पहुंचना है पाथ। ना। या हाँ, शॉर्टेस्ट इन अ पाथ। वे। हाँ। तो हमें एट द एंड हमें कॉन्वोल्यूशन पॉइंट पे पहुंचना है ना, हम कैसे पहुंच रहे हैं उसका तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। हम्म। मतलब हर पॉइंट पे जाए ना जाए उसमें क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो क्या भेजा है तूने अश्विनी, में दिखा था। वही है जो V1 और θ1 कैसे इफेक्ट कर रहे हैं उसकी जनरल डायरेक्शन को। अच्छा सर, या अगर नॉइजी लाइन वाले पाथ से जाएंगे तब तो हमारा डेटा सेट का रिजल्ट ज़्यादा मतलब एक्यूरेट आना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं मतलब होता है? उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि एट द एंड तुम्हें यहाँ पहुंचना है, तुम कैसे पहुंच रहे हो उससे थोड़ा फर्क पड़ता है। वो एक्यूरेसी उस पे नहीं। डिपेंड नहीं करती ना। एक्यूरेसी तो हमारे ये है कि हमारा कॉन्वोल्यूशन होना चाहिए, राइट। अब तुम एक खाई से तुम्हें नीचे जाना है, राइट। तो तुम सीढ़ियों से जाओ चाहे डायरेक्ट कूद जाओ, डायरेक्ट कूद जाओगे जल्दी पहुंचोगे। हमें मतलब जो मतलब मतलब नीचे पहुंचने से है ना, मतलब ये थोड़ी है कि तुम कैसे जा रहे हो। लोएस्ट मतलब इस सेंस में वैसे कूदना मत कभी। लोएस्ट वो पोजीशन में फास्टेस्ट कैसे पहुंचेंगे। या इसमें इरेज कर देते हैं, ओके। सो सबको ये समझ में आ गया, कोई डाउट? सो एक और क्वेश्चन था, लोएस्ट पोजीशन में पहुंचने का पर्पस क्या है, कि मतलब वहाँ जो लोएस्ट पोजीशन है उसमें हम पहुंचना क्यों चाहते हैं, मतलब वो किस टाइप की ऑप्टिमाइज, अगर हम वहां पहुंच जाते हैं तो क्या चीज ऑप्टिमाइज है। कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही। या कॉस्ट मिनिमाइज होने से क्या होगा। कॉस्ट, एक्यूरेट होगा। यप। सो वेट्स उसका ऑप्टिमाइज, कॉस्ट ऑप्टिमाइज होने का क्या मतलब है कि जो वेट्स एंड बायसेस हैं वो अब और एक्यूरेटली उन एक्टिवेशंस फंक्शंस को बता पा रहे हैं, कि मतलब जो फाइनल श्योरिटी उसमें इंक्रीज हो रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है जो फाइनल लेयर्स हैं उनमें। या कंटिन्यू। अरे, सो अगेन ये मतलब वही कैलकुलेट किया है। हम मतलब V0 जो है उसको जीरो ही लेके चलते हैं इसमें। सो बीटा V0 प्लस वन माइनस बीटा θ1, बीटा V1 प्लस, मतलब ये जो एक फॉर्मूला है ये एक्सपोनेंशियली वेटेड एवरेजेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। सो इसमें मतलब कुछ एज ए स्पेशल नहीं है, बट ये बेसिकली तुम्हारा मोमेंटम कैलकुलेट कर रहा है, राइट। सो ये हमारा जो है ये ओरिजिनल डेटा था, और ये जो फंक्शन है ये बना है एक्सपोनेंशियली वेटेड एवरेजेस से। तो तुम देखोगे कि जो ओरिजिनल फंक्शन है ये इसके कितनी मतलब क्लोज है, राइट। मतलब कि काफी स्मूथ है विद रिस्पेक्ट टू हमारी जो नॉइजी डेटा पॉइंट्स है, ओके। हाँ, सो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करते हैं, सो दैट इज द मोस्ट वो टास्क कि हम इसके इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करेंगे। सो जब हम हमारा वो कैलकुलेट करते हैं ना, मतलब DW जब निकालते हैं, राइट। अच्छा वो आगे ही बता रखा है, ओके। सो वो आगे आएगा। अभी तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, ये बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है, बेसिकली एक फॉर लूप बना दिया है, ठीक है, V थीटा के लिए। तो गेट का रिपीट होता है ये प्रोसेस। करंट थीटा टी लाओ, मतलब थीटा टी इन द सेंस उस करंट का पैरामीटर लाओ, ठीक है। कैन बी वेट्स और कैन बी बायस, कुछ भी हो सकता है, वेट्स बायस, ठीक है। फिर उसके बाद उस वेटेड एवरेज को मतलब मूविंग अराउंड उस वैल्यू जो है नेक्स्ट हमें जो जहाँ पे मूव करना है उसकी कैलकुलेट करो वैल्यू पिछली वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग,
राइट। और कितने स्टेप्स के मतलब हमें कंसिडर करनी है वेटेड एवरेज, दैट इज 1/1 माइनस बीटा स्टेप्स। ओके, सो बीटा की वैल्यू अगर तुम बहुत ज़्यादा रख दोगे, जैसे 0.98 रख दी तुमने, सो मतलब वो पिछले बहुत ज़्यादा एवरेज लेगा, बहुत ज़्यादा डेटा की एवरेज लेगा, और उसकी मतलब वो कम हो जाएगी, क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी कम हो जाएगी, एक तरीके से तुम कह रहे हो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा फंक्शन। और बीटा की वैल्यू अगर तुम बहुत कम लोगे, जैसे 0.5 ले ली तुमने, सो वो मतलब सिर्फ 2 स्टेप्स के ऊपर कैलकुलेट कर रहा है, राइट। सो 2 स्टेप्स का तो कुछ फंक्शन ही नहीं पड़ता, मतलब वो तो फिर इट इज एज गुड एज तुम वही नॉर्मली नॉइजी फंक्शन में ही ट्रैवल कर लो, सो इट इज एसेंशियली द सेम। ऑलराइट, सो ग्रेडियंट डिसेंट विद मोमेंटम, अब हम इसे अपने एक्चुअल जो हमारी एल्गोरिदम है उसमें कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जो हमारा वी डी डब्ल्यू हम एक निकालते हैं, वी डी डब्ल्यू मतलब वेटेड एवरेज ऑफ दिस डी डब्ल्यू फंक्शन, जो हमने जो हम करेक्ट करने के लिए, वेट को करेक्ट करने के लिए जो हमारा डेरिवेटिव्स होता है, तो उसको हम वी डी डब्ल्यू निकालते हैं, डेट इज उसकी एक मतलब बिफोर करेक्टिंग द वेट्स we perform this formula on them. VDW is equal to beta VDW plus 1 minus beta DW, right? DW बेसिकली हमारा थीटा है, या वो जैसे पिछली साइड में लिखा था कि ये कुछ भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है और बायस भी हो सकता है। और VDW भी हमारी मतलब प्रीवियस एवरेज है, उसको हम नई एवरेज को अपडेट कर रहे हैं, राइट। अब तुम देखोगे कि इंस्टेड ऑफ गोइंग अराउंड विद लाइक डी डब्ल्यू, हम उसकी एवरेज जो है, एक्सपोनेंशियल एवरेज वी डी डब्ल्यू, उससे हम नए वेट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। वो एवरेज आउट हो रहा है, मतलब हमारा फंक्शन स्मूथ हो रहा है उसकी वजह से। सिमिलरली जो हमारा बायस है, वो हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग डी बी, वी आर यूजिंग वी डी बी विच इज द एवरेज आउट फंक्शंस, राइट। सो इसमें किसी को, या ये बीटा जीरो मतलब बीटा ऑलमोस्ट मैंने नहीं देखा कोई चेंज करता हो, मतलब कई लोग करते हैं जिनको ज़्यादा ट्यूनिंग करनी चाहिए होती है किसी प्रॉब्लम में, बट जनरली सब जगह बीटा 0.9 इज अ कॉमन चॉइस। एंड या जो एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, एक अभी मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जो डिमेंशंस होते हैं डी डब्ल्यू के और डी बी के, वो वी डी डब्ल्यू और वी डी बी के सेम होंगे। क्यों होंगे, मुझे कोई एक्सप्लेन कर सकता है ये? तो वो मतलब उसके सब कुछ समझ में आ रहा है स्टार्टिंग से अब तक? बहुत बेसिक थिंग है कि डायमेंशंस क्यों सेम होंगे। वी डी डब्ल्यू मतलब एक इंडिविजुअल फंक्शन था और वी डी बी उसका एवरेज था। या वी मतलब डी या मतलब सही आंसर है। डी डब्ल्यू एक बेसिकली इंडिविजुअल वैल्यूज थी, और वी डी डब्ल्यू का एवरेज है, सो इट डजेंट मेक लाइक एनी डिफरेंस, उसकी एवरेज वैल्यूज ले ली एक जगह हमने, उसकी वैल्यूज ले ली, सो डायमेंशन सेम ही होंगी। नाइस। हाइपर पैरामीटर जब हमारे पास दो हो गए, एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया, पहले सिर्फ हम अल्फा एडजस्ट कर सकते थे, अब हम बीटा भी एडजस्ट कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स, ओके। ग्रेडिएंट डिसेंट विद मोमेंटम, या ये इमेज जो पहले भी दिखाई दी तुम्हें, जो हमारा यहाँ पे देखो तुम, जैसे ये कैलकुलेट हो रहा है, पहले ये जो है हमारा इनिशियल फंक्शन था, राइट। ये जो बहुत ही ज़्यादा नॉइजी है, और ये उसकी एवरेज आउट फंक्शंस हैं, राइट। ये उसका मीन वैल्यूज लेके आगे जा रही है। एनी डाउट टिल नाउ? ऑलराइट, आगे चलते हैं। तो इसकी मतलब हमारे को क्या क्या फायदे हो गए मोमेंटम लगाने से? एक तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्विकली जाएगा, ऑसिलेशंस थी वो डैम्पन हो चुकी हैं, राइट। और एक बहुत मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ वो ले रहा है, वो इधर उधर नहीं जा रहा है, ठीक है। वर्टिकल एवरेज जो होगी वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी इसकी, मतलब जो ये जैसे
पहले ऐसा होता था ना कि कई बार ऐसे ज्यादा ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है फिर ज्यादा, तो वर्टिकल एवरेजेस चेंज होती जाती थी। तो वर्टिकल एवरेज ऑलमोस्ट जीरो होगी, इसकी वजह से जो मतलब ओवर शूट होने का कोई चांस नहीं है इसका, राइट। क्योंकि तुम, एक चीज मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। वर्टिकल एवरेज बेसिकली क्या होगी, इस पॉइंट का, ये हाईएस्ट पॉइंट है ये लोएस्ट पॉइंट है। सो तुम अगर इसे 2D ग्राफ एज इमेजिन करो, सो इसका इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस तो ऑलमोस्ट जीरो ही है ना। मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ ऑलमोस्ट सेम है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ ऑलमोस्ट सेम है, राइट, यस या नो। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, सो वर्टिकल एवरेज क्या होता है कि जैसे कि सपोज ये कोई ग्राफ है, राइट। सो ये कोई फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें एक तुमने एक मीन लाइन बनानी है बेसिकली, ठीक है। तो वर्टिकल एवरेज ये लाइन मतलब ये पॉइंट्स होते हैं वर्टिकल एवरेज की, वर्टिकली कितनी एवरेज आ रही है इसकी। सो जो ऐसे वाले फंक्शंस हैं जिसमें ये तो एक ग्राफ हो गया जिसकी वर्टिकल एवरेज थोड़ी ऐसी आएगी, बट जो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट है उसमें मैं कह रहा हूँ कि उसकी ऑलमोस्ट जितनी हाइट होती है उतनी डाउनफॉल होती है, राइट। जितनी हाइट होती है उतनी डाउनफॉल होती है, जितनी हाइट होती है उतनी डाउनफॉल होती है, राइट। सो वर्टिकल एवरेज जो उसकी आएगी वो एक्स एक्सिस ही आ जाएगी ना, हाँ। राइट। सो वही कहने का मतलब है कि वर्टिकल एवरेज विल बी ऑलमोस्ट बी जीरो। सो इसकी वजह से जो हमारा है वो डैम्पन हो जाती है मूवमेंट्स। मतलब स्ट्रेट लाइन इसी की वजह से तो आ रही है क्योंकि हम एवरेज ही निकाल रहे हैं ना। तो एवरेज जब वर्टिकल एवरेज जीरो आ रही है तो हमारी उसकी वजह से ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रही है मूवमेंट, हाँ। ठीक है। और जो हमारी हॉरिजॉन्टल एवरेज थी, ठीक है, वो ऑल डेरिवेटिव्स इन हॉरिजॉन्टल एवरेज उसमें मतलब कोई ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा। सो जो हमारी वर्टिकल जो हम इधर उधर जा रहे थे वो कम हो गया, और जो हॉरिजॉन्टल हम जा रहे हैं वो स्टिल उतना ही, मतलब ऑलमोस्ट उतना ही बल्कि उससे बढ़ गया है, राइट। सो हमारा जो है इसके स्टेप्स मतलब डिक्रीज हो गए, तुम समझे। मतलब हॉरिजॉन्टल तो हम जहाँ जा रहे थे, एक रेड वाला यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल हम ऐसे जा रहे थे, राइट। तो हॉरिजॉन्टल तो अभी भी वैसे जा रहे हैं, बट जो हमारी वर्टिकल हमारा इतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट था जिसकी वजह से हमारा स्टेप्स की वजह से टाइम वेस्ट हो रहा था, उसकी जगह हम अब बड़े हॉरिजॉन्टल स्टेप्स ले सकते हैं। एक थोड़ा सा मतलब इंट्यूशन था कि एवरेज हमने क्यों यूज़ किया, उसका थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकल भी क्या मतलब थोड़ा इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन। सो इसमें किसी को कुछ समझ ना आया हो। आगे भैया। ऑलराइट। सो हाँ, अब हम इसको, या जैसे कि अश्वनी ने स्टार्टिंग में बोला था कि हम इसे एज अ, या फिर मैंने ही बोला था कि एज अ बॉल में इमेजिन कर सकते हैं। तो उसमें कंसिडर इंट्यूशन बाय बॉल रोलिंग। सो फिजिक्स में हम सब ने पढ़ा है फ्रिक्शन होती है, राइट। सो हम इसको एज अ फ्रिक्शन कंसिडर कर सकते हैं बीटा को, ठीक है। कि मतलब बीटा बेसिकली इसकी वैल्यू ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने क्योंकि 1 से कम है ना। सो 0.9 है तो मतलब पिछली एवरेज का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने देती कि अगर पिछली एवरेज बहुत ही ज़्यादा है तो उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं हम बीटा से, कि मतलब ऐसा ना हो कि पूरा उस पर ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, उसका मोमेंटम इंक्रीज करता ही जा रहा है, राइट। और 1 - बीटा से हम उसकी जो डी डब्ल्यू है इसको, ये हमारा मोमेंटम हो गया, राइट।
ये हमारी वी डी डब्ल्यू वेलोसिटी हो गई, ये हमारा मोमेंटम हो गया, और बीटा हमारी फ्रिक्शन हो गई। सो बेसिकली तुम इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि हमारी वेलोसिटी को ज़्यादा नहीं होने देता और मोमेंटम को इंक्रीज करता है। टी वन माइनस बीटा इज स्टिल अ बिग नंबर। मोमेंटम को मतलब कंट्रोल रखता है ये बीटा फंक्शन, राइट। सो जब हमारे ये हम कैलकुलेट करते हैं डब्ल्यू, तो उसमें अल्फा वी डब्ल्यू मतलब उसमें ऐसी कोई, जैसे कह रहे थे ना कि एक्यूरेसी कम हो जाएगी, तो एक्यूरेसी चेक करने के लिए ही मतलब ये बीटा है कि वो ज़्यादा कहीं ओवरशूट या फिर बहुत बड़े स्टेप्स न लेने लग जाए। राइट, सो आगे मूव करते हैं। हाँ, सो डायमेंशंस ऑफ वी डी बी वी डी डब्ल्यू ये तुमने बता दिया था। सो ठीक है। सो ऑन इटरेशन टी वही है कि वी डी डब्ल्यू कैलकुलेट होता है हमारा हर बार, जैसे कि हर मिनी बैच में, या फिर तुम अगर स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट कर रहे हो तो हर वैल्यू पे। तो मिनी बैच पे वो मोमेंटम कैलकुलेट होता है और वेलोसिटी उससे निकलती है, और फिर हम उसी को जो वैल्यूज हैं बेसिकली वी डी डब्ल्यू और वी डी बी उनको अपडेट करते हैं बीटा और डब्ल्यू को। और ये समझ में आ गया ना कि हम 1/1 - बीटा स्टेप्स ये रखते हैं, मतलब कि एवरेजेस ओवर 1/1 - बीटा स्टेप्स प्रीवियस स्टेप्स। सो जनरली क्योंकि हम 0.9 रखते हैं तो हम पिछले 10 स्टेप्स का एवरेज लेके चलते हैं आगे। ओके, सो आफ्टर यूजिंग मोमेंटम we can also increase the learning rate a bit because the algorithm automatically tries to maintain the updates। जैसे मैंने बताया था ना कि हम यहाँ पे बीटा को चेक में रख बीटा हमारा चेक में रख रहा है कि हमारा मतलब मोमेंटम या वेलोसिटी ज़्यादा ना हो जाए, मतलब ओवरशूट ना कर जाए। तो इसकी वजह से हम मतलब लर्निंग रेट भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं और हमारा ओवरशूट होने के चांसेस नहीं है। सो नेक्स्ट इज दिस। एक अभी तक किसी को डाउट हो मोमेंटम ग्रेडियंट डेसेंट में? कुछ भी डाउट? राइट, सो आगे बढ़ते हैं। नेस्टरॉव एक्सेलरेटेड ग्रेडियंट एनएजी ये होता है। सो इट इज अ स्लाइटली डिफरेंट वर्जन ऑफ मोमेंटम ग्रेडियंट डिसेंट। ये मतलब आजकल आजकल ये यूज हो रहा है ज्यादा। सो पहले क्या करते थे कि हम करंट मोमेंटम पॉइंटिंग टू एंड कंप्यूटिंग द ग्रेडियंट्स फ्रॉम दैट पॉइंट। सो जब हम इन पिक्चर्स को देखोगे तो क्या करते हैं, अभी हम मोमेंटम स्टेप देखते हैं कि ओरिजिनल मोमेंटम स्टेप कितना है, फिर हम ग्रेडियंट स्टेप देखते हैं कितना है, और फिर हम एक्चुअल स्टेप लेते हैं, राइट। सो इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो तुम्हें शायद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड। तो इसका फॉर्मूला होता है वी टी इज इक्वल टू गामा। जैसे उसमें बीटा पैरामीटर होता था, इसमें गामा पैरामीटर होता है। और सिमिलरली ये भी वी टी -1 मतलब ये मोमेंटम स्टेप है जो हमारा वी टी -1 ये कैलकुलेट कर रहा है। पर इंस्टेड ऑफ उसको ऐड करने के हमारा जो हम पहले इसको क्या कर रहे थे, ओरिजिनल इसमें हम डी डब्ल्यू ऐड कर रहे थे, राइट। और उसकी जगह हम ईटा और ईटा एक और पैरामीटर है ग्रेडियंट थीटा, और यहाँ पे हम एक और कॉस्ट लगा देते हैं जे ऑफ थीटा माइनस गामा ऑफ यू ऑफ टी -1। सो काफी गंदा लिखा है मैंने, बट तुम्हें जनरल आइडिया समझ आ रहा होगा कि ये चीज इसमें नहीं है। सो बेसिकली ये चीज क्या करती है
इंस्टेड ऑफ ऑल्सो चेकिंग अबाउट लाइक कि हमारा मतलब एक्चुअल ग्रेडियंट स्टेप की जगह ये एक लुक अहेड स्टेप ग्रेडियंट स्टेप देखती है, विच इज़ अ बिट डिफरेंट देन ओरिजिनल। सो बेसिकली ये जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है उसका एक और उसका ग्रेडियंट लेती है, और ये आगे देखती है कि उसको मतलब और कैसे उसको ओवरशूट नहीं होने देना। सो अभी जैसे अश्वनी लास्ट में एक प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, उसके अंदर मतलब वेरियस मोमेंटम हम कंसिडर करेंगे कि अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स कैसे वर्क करती हैं, उनकी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन। सो उसमें क्या होता है, जो हमारा मोमेंटम ग्रेडियंट डिसेंट है ना, उसमें मतलब फास्ट वर्क करता है, बट कई बार एंड में जैसे हमारा ये कर्व है जिस पे जाना है बॉल को, सो एंड में जाके मोमेंटम कई बार ज़्यादा हो जाता है, फिर वो वापस आता है, राइट। तो उसकी चांसेस जो हैं ये फंक्शन मिनिमाइज करता है। मतलब मैथ्स में जाने की तुम्हें इतनी ज़रूरत नहीं है, बट बेसिकली लुक अहेड स्टेप जो है वो आगे की एवरेज कैलकुलेट करता है। मैं कैसे और एग्जांपल दूं इसका? एनएजी का, एनएजी का है क्या इसमें? एनर्जी वाला इसमें एक्चुअली अगर देखो हम लोग इसे अवॉइड लुक अहेड करने का क्या फायदा होगा हमें कि हम स्टेप। बेसिकली लुक अहेड करके जैसे अगर हमें वो दिख जाएगा ना कि आगे कन्वोल्यूट होता हुआ है, तो हम उस पे मोमेंटम कम कर सकते हैं। एक मिनट में हाँ थोड़ा मतलब एक जनरल डायरेक्शन का आइडिया हमें रहे, उसके लिए या हम एक लुक अहेड स्टेप का यूज करते हैं। अगर वो ज्यादा ही डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं और नेक्स्ट ग्रेडियंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो उसको अवॉइड करना चाहते हैं हम लोग। या सो एक सेकेंड, 1 सेकेंड अश्विनी, एक मिनट यहाँ से थोड़ा लेना, मैं एक कॉल आ रही है। एक या सो ये वाले का बेसिक आइडिया यही था। देन वी कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। या वेटेड एवरेज हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो फिर डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी ना, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? एक मिनट, एक्चुअली आई वाज आल्सो लुकिंग एट दिस एंड वाज लिटिल बिट कंफ्यूज्ड कि इसमें स्पेसिफिक यूज क्या है इस पर्टिकुलर का। लेट मी चेक। ऑलराइट या सो एक मिनट यार, मैं ना ये तुम्हें शायद थोड़ा फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा, बट बेसिकली क्या होता है कि ये नया वाला जो ग्रेडियंट है ना, ग्रेडियंट थीटा, ठीक है। सो ये एक कॉस्ट कैलकुलेट करे जे ऑफ थीटा माइनस गामा टाइम्स ये वैल्यू है वी ऑफ टी माइनस वन, राइट। सो जब हमारा जो बेसिकली इस वैल्यू को पॉजिटिव रहना होता है, राइट, नेगेटिव पॉजिटिव रहती है ये थ्रू आउट द मतलब हमारी स्टेप्स। बट जब ये ऑप्टिमम वैल्यू के बहुत पास आ जाती है ना, सो दिस पार्ट बिकम्स नेगेटिव, और इसकी मतलब ये नेगेटिव ही है, तो इसकी वजह से वी टी माइनस वन जे ऑफ थीटा, ये इसका जो ग्रेडियंट है ये नेगेटिव बन जाता है। उसकी वजह से इसकी जो मोमेंटम है वी ऑफ टी वो कम हो जाती है। सो बेसिकली जैसे जैसे ये सपोज एक डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं इसके लिए हम। सो अभी इतना इसके डीप में मत जाओ मैथ्स में, तुम इसको ऐसे समझो कि सपोज अभी तुम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पढ़ रहे हो ना, सो ग्रेडियंट इन लाइक मल्टी डायमेंशन स्पेस, उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा तुम्हें इसका क्या आइडिया है। सो बेसिकली पॉइंट को यहाँ पे पहुँचना है, राइट, बट यहाँ पे आके सपोज उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, तो ये वाली जो टर्म है ना हमारी, ये नेगेटिव हो जाएगी, राइट। जो इसको एक्स्ट्रा मोमेंटम प्रोवाइड कर रही थी वो नेगेटिव हो जाएगी, जिसकी वजह से इसकी जो है मोमेंटम कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ताकि ये यहाँ पे मतलब इस पॉइंट को क्रॉस ना करे और यहाँ मतलब यहाँ से ऊपर ना जाए। जैसे हमारा मोमेंटम में उसमें क्या हो रहा था,
वन माइनस बीटा डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू हम डायरेक्ट वैल्यूज फीड कर रहे थे इसमें। इसमें हम एक और ग्रेडियंट मतलब एनर्जी लगाते हैं जो लुक अहेड स्टेप है। बेसिकली वो आगे देखती है कि तुम्हें क्या और कैलकुलेट कर, मतलब तुम्हारा अगर सपोज कन्वर्जिंग पॉइंट पास में है, सो वो इस मतलब ड्यू टू द ग्रेडियंट ऑफ दैट वैल्यू, तो तुम्हारा कन्वर्जिंग पॉइंट वहाँ पे एकदम, वहाँ पे इस वैल्यू को नेगेटिव करके तुम्हारा मोमेंटम को धीरे धीरे स्लो करना स्टार्ट कर देगी। सो इस ग्राफ से जैसे ये नेस्ट्रो मोमेंटम अपडेट है, अभी क्या कर रहे हैं हम, हमारा जो मोमेंटम है, मोमेंटम स्टेप ये है हमारा, ठीक है, एक्चुअल स्टेप ये है, तो उसकी वजह से ग्रेडियंट स्टेप हमारे ये निकलता है, राइट। तो अभी हम क्या करें, हमारा मोमेंटम स्टेप ये है, हमारा एक्चुअल स्टेप ये है, बट हमारा जो लुक अहेड स्टेप है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ग्रेडियंट की वजह से, क्योंकि हमारा एक्चुअल स्टेप हमने कम कर देते हैं वहां पे आके। इसकी लिए अगर तुम्हें इसकी और So, मैथमेटिकल डिटेल्स में जाना हो तो so ये स्टैनफोर्ड का ये कोर्स है, तो उसमें थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सो नेक्स्ट करते हैं हम लोग आरएमएस प्रॉप में, और बेटर समझ आएगा कि हम लोग इसको कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं। हम्म सो या तो अभी तक हम मोमेंटम से कर रहे थे, अब हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज लेके करेंगे। सो मतलब आइडिया वही है, सेम है कि हमारे पास ये जो अपडेट्स हैं ये स्लो हो रही हैं, और ये अपडेट्स हमें मतलब इन अपडेट्स को स्लो करना है, इन अपडेट्स को फास्ट करना है। अभी क्या हो रही है, ये अपडेट्स फास्ट हो रही हैं, ये अपडेट्स स्लो हो रही हैं, राइट। सो वही आइडिया है, सेम। तो आरएमएस के बारे में स्पेशल चीज़ है कि इट वाज अनपब्लिश्ड बाय जॉर्ज हिंटन, और ये ना रैंडमली बीच में कोर्स के दौरान डिस्कस होना स्टार्ट हुआ था। सो स्पेशल थिंग अबाउट दिस वन इज लाइक इट कंट्रोल्स लाइक ओवरशूट को अवॉइड करना चाहता है। जब हम मिनिमा के पास रीच कर रहे हैं तो जो ग्रेडियंट स्टेप्स है ना, स्टेप साइजेस, उनको ये कम कंट्रोल करना चाहता है बेसिकली। सो ये लर्निंग रेट को कंट्रोल करता है। नहीं, लर्निंग रेट को नहीं, एक्चुअली जैसे वही सेम चीजें हैं, ठीक है। इसमें VDW की जगह हम SDW डाल देंगे, राइट। और यहाँ पे मतलब सेम जैसे होगा ना कि हमने वो कर रहे थे, बेसिकली एक स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी उसकी, एक्सपोनेंशियल वेटेड एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ले रहे हैं हम। एक्सपोनेंशियल वेटेड एवरेज ले रहे थे पहले हम, अब हम स्क्वायर्स की एवरेज ले रहे हैं, राइट। एक मीन होता है, एक मीन स्क्वायर होता है, राइट, होता है ना। हाँ एक मीन होता है, एक रूट मीन स्क्वायर होता है। सो पहले हम सिंपल मीन दे रहे थे, अब हम रूट मीन ले रहे हैं, राइट। मतलब पहले उसका स्क्वायर कर रहे हैं, फिर उसका मीन निकाल रहे हैं, देन उसका रूट ले रहे हैं, ओके। सो अभी हम उसमें क्या कर रहे थे, SDW और ये सब, इसमें नेक्स्ट स्लाइड में है क्या। सो DW अगर हम मोमेंटम वाले से कंपेयर करें, सो इसमें क्या हो रहा है, जो DW स्क्वायर किया हुआ है, सो इसमें क्या होगा, अगर चेंजेस छोटे होंगे तो वो और छोटे हो जाएंगे, मतलब एज कंपेयर टू। सो सिंस एक्चुअली जो बड़े स्टेप्स हैं उनको छोटे करने का तरीका है, ज़्यादा बड़े स्टेप्स ना ले पाए वो, अगर ग्रेडियंट चेंज बहुत ज़्यादा होता है तो। या सो अभी इसमें हम करते हैं एक S(W) का एग्जांपल लेते हैं एक, ऑलराइट। सो जैसे ये है ग्रेडियंट डिसेंट रूट मीन स्क्वायर, तो अभी हम इसमें मतलब एक चीज इसमें ध्यान रखना कि जो DW का स्क्वायर हो रहा है वो एलिमेंट वाइज हो रहा है, ठीक है। तो वो मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। मतलब हर वैल्यू स्क्वायर हो रही है, इंस्टेड ऑफ DW क्रॉस TW हर वैल्यू स्क्वायर हो रही है, ये पूरी मैट्रिक्स है। तो इसमें मतलब ये मैट्रिक्स सेल्फ मल्टीप्लाई नहीं हो रही, हर वैल्यू स्क्वायर हो रही है, ठीक है। x स्क्वायर बन रहा है, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, राइट। सो देर आर मतलब टू वेरिएबल्स और जो नए आए हैं, रूट VDW एंड एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का रोल ये है कि मतलब उसमें डिवाइड में इश्यूज ना क्रिएट हो, इसलिए एप्सिलॉन को इंक्लूड करते हैं। वी गॉट टू चेक दिस फर्स्ट वन। तो रूट VDW से हम डिवाइड इसलिए करते हैं ताकि कि हम जैसे इसमें बेसिकली हम उसमें चाह रहे थे कि हमारा
जल्दी स्टेप्स होए, बट इसमें हम ये भी चेक रख रहे हैं कि हमारा और उसके पास जाके मतलब कन्वोल्यूशन पॉइंट के पास जाके हमारा जो है उसको क्रॉस ना कर जाए कन्वोल्यूशन पॉइंट को। सो जो VDW है वो एवरेज इसकी चेक रखता है। ओके, सो एक सेकेंड इसका और डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, जब SDW मतलब स्मॉल होगी और या फिर SDW लार्ज होगी, तो जब जब हम इसके पास पहुंच जाते हैं, राइट, मीन के पास, तो हमारी VDW जो है वो इंक्रीज होने मोमेंटम इंक्रीज होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे स्टेप्स छोटे होने लग जाते हैं। समझे? जब हम इसके पास पहुंच गए ना, सो सपोज एज्यूम करो कि एक बॉल है, जो बॉल है ना, जब जब जो आउटर एंड्स हैं उन पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, बट जब वो अंदर की तरफ जा रही है तो उस पर फोर्स बहुत ज़्यादा, मतलब जब रीच करने वाली है, मतलब जो लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होने लगेगी एंड उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो रही है। सो वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम्म सो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम जो नए वेट्स निकाल रहे हैं, जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें हम चाह रहे हैं कि मिनिमम चेंज हो, ताकि वो और ऊपर से मतलब उसमें ज़्यादा मोमेंटम चेंज ना आए। ठीक है, मोमेंटम ज़्यादा इंक्रीज ना हो उसका, क्योंकि हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन से वो कंट्रोल रहे, बट फ्रिक्शन से वो इतना कंट्रोल नहीं हो पाता, सो इसलिए हम थोड़ी एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की कोशिश करते हैं, राइट। ये VDW ये एप्सिलॉन जैसे अश्वनी ने बताया, इसलिए इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, 10⁻⁸ होती है। तो इसकी ये हम इसलिए रखते हैं क्योंकि रूट VDW जो है वो इनिशियली, क्योंकि बहुत VDW मतलब इनिशियली मोमेंटम कम होता है, राइट। सो क्योंकि हम V की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं, तो इनिशियली कम होगा तो बहुत ज़्यादा कम हो, तो उसकी वजह से या मतलब बहुत ज़्यादा ना वेट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा ना चेंज हो जाए, तो इसलिए हम एप्सिलॉन वैल्यू रखते हैं कि कभी भी ये 0 से डिवाइड ना हो पाए। ओके, सो ग्रेडियंट डिसेंट विद रूट मीन स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो VDW होगा वो तो होगा स्मॉल, ठीक है, और VDB जो होगा वो होगा लार्ज। क्यों होगा? क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि जो V में जो हमारे जो W में वेट्स हैं, बेसिकली ये वेट्स की एक्सेस है, ये बाइस की एक्सेस है। सो वेट्स जो हैं हमारे वो रैपिडली मतलब इस एक्सेस पे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो उनका जो चेंज है वो मैंने बताया था कि मीन चेंज जो है वो 0 है ऑलमोस्ट, जिसकी वजह से इसकी जो DW हमारी VDW निकलता है, ये इसकी वैल्यू स्मॉल आती है, क्योंकि DW का स्क्वायर भी स्मॉल आएगा। DW स्मॉल है तो DW का स्क्वायर और स्मॉल आएगा, राइट। तो फिर उसको 1 - बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, वो और छोटा हो रहा है, तो उसकी वजह से VDW की वैल्यू स्मॉल हो रही है। अब किसी चीज को तुम स्मॉल चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो वो चीज बड़ी होगी, तो उसकी वजह से जो हमारे वेट्स हैं वो उस एक्सिस में उसने फास्ट मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली जो हमारा बाइस है, बाइस एक्सिस में वो पहले ज्यादा मूव कर रहा था, राइट। मतलब वहां पे पहले वो ज्यादा हो रहा था, हमारा मूवमेंट ज्यादा हो रहा था, ठीक है, और अब वो मूवमेंट हमने उसको मूवमेंट कम हो रहा था, जो बाइस एक्सिस में था वो मूवमेंट ज्यादा हो रहा था, तो हम उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं इस मूवमेंट को। सो उसकी वजह से हमने ये VDB जो है, क्योंकि DB का स्क्वायर लार्ज होगा तो लार्ज मतलब किसी वैल्यू को लार्ज वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वो छोटी होएगी, तो हमारी जो बीटा एक्सिस है उस पे हमारे और कम चेंजेस होंगे। तो उसकी वजह से ये तुम ग्राफ देख सकते हो ऐसे, ये सो ये इसकी जो वजह से। अंडर रूट वाला पार्ट है ना, वो बेसिकली क्या कर रहा है कि जो ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट्स है ना, इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और रेस्ट्रिक्ट कर रहा है बेसिकली। सो उस ये था हमारा थीटा, थीटा बी था ये, और डब्ल्यू था ये, ठीक है। तो डब्ल्यू एक्सिस में हमारा मूवमेंट कम था, बीटा बी में हमारा ज्यादा था, राइट। बीटा नहीं, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 22 में ज्यादा था, बी में ज्यादा था, डब्ल्यू में कम था। अब हम इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाहते हैं डब्ल्यू में ज्यादा मूवमेंट हो, बी में कम हो मूवमेंट। उसकी वजह से हमने क्या है, VDW जो है उसको तो स्मॉल कर दिया ताकि डब्ल्यू में जो है हमारी फास्ट मूव करे,
और बी जो है, जो हमारा ये एक्स एक्सिस कह लो चाहे, उस पर मूवमेंट ज़्यादा हो रहा था, वी डी बी को हमने लार्ज कर दिया, जिसकी वजह से जो हमारे बी चेंजेस हैं, मतलब बाइसेस के चेंजेस हैं, वो कम हुए। सो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, स्लोप्स इन बी डायरेक्शनल इज वेरी लार्ज compared to W directional, large dB and small dW, so that मतलब large dB होगा और small dW होगा, उसकी वजह से आएगा कि VDB large होगा और VDW small होगा। तो होगा ही, क्योंकि अगर तुम small का स्क्वायर करोगे तो ऑब्वियसली और स्मॉल हो जाएगा वो। सो एनी डाउट्स इन दिस, मतलब कुछ समझ ना आया हो, या फिर हो सकता है मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा कंफ्यूज कर दिया हो, सो कुछ डाउट हो इसमें। ऋत्विक, आयुष्मान, कुछ डाउट इसमें? नहीं भैया। नहीं, समझ गए सब? ओके चलो, गुड। थोड़ा तो मतलब समझ, मतलब आइडिया लग गया है, मतलब पूरा तो नहीं आया लेकिन आइडिया लग गया है। एक्चुअली मोमेंटम वाले हैं ना, एक्चुअली मोमेंटम को ही फॉलो कर रहे हैं, सेम को मतलब चीज़ें सेम हैं इसमें। बस इसमें ये जो वी डी डब्ल्यू है अंडर रूट वाला, और जो ये स्क्वायर वाला है पार्ट जो चेंज हुए हैं, उनसे क्या हो रहा है, वो करेक्शनल मेजर्स हैं कि वो उसे कंट्रोल कंट्रोल कर रहे हैं उसे बेटर तरीके से। सो जो बड़े चेंजेस होंगे वो नॉर्मलाइज होने बेसिकली। सो जिस एक्सिस में हमें चेंज नहीं करना था उसको हम कम कर रहे हैं, और जिस एक्सिस में चेंज कम हो रहा था उसको हम बढ़ा रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। सो हाँ, इसमें जो है यहाँ पे मतलब जनरली ना रूट मीन स्क्वायर में डी वी डी डब्ल्यू की जगह एस डी डब्ल्यू यूज होता है। तो इसको अभी मेरे ख्याल से अपडेट नहीं हुई स्लाइड, बट इनको अपडेट का मतलब तुम अगर खुद से डिराइव करोगे बाद में, तो या फिर फॉर्मूलाज वगैरह अगर देखने हो तो इसको एस डी डब्ल्यू इन्फर करना, मतलब ये तो डी डब्ल्यू स्क्वायर डी बी स्क्वायर रहेगा, ये एस डी डब्ल्यू और एस डी बी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो अब वही वाई कॉल्ड आर एम एस, जब मतलब हमारा उससे काम चल रहा था, तो हमने आर एम एस को क्यों किया? बिकॉज एक तो आर एम एस की परफॉर्मेंस इज लाइक कंपैरेटिवली बेटर, लाइक वो ओवरशूट नहीं करता एंड में मोमेंटम, क्योंकि लास्ट में जाके जो है डी डब्ल्यू की पैरामीटर्स वो डब्ल्यू हमारा कंट्रोल करता है उसको। वी डी बी जब बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है तो वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाता आगे, सो उसकी वजह से वो कंट्रोल करता है हमारे पैरामीटर्स को। सेकेंडली वाई इज एप्सिलॉन यूज, तो हम एप्सिलॉन अभी बताया था इसलिए यूज करते हैं कि वो जीरो से डिवाइड ना हो कभी, क्योंकि इनिशियली मोमेंटम कम होगा तो हो सकता है वो जीरो से डिवाइड हो जाए, या वी डी डब्ल्यू को हम स्मॉल करने की कोशिश कर रहे हैं आगे, तो और स्मॉल होता जाएगा तो जीरो पे ना पहुंच जाए, इसलिए एप्सिलॉन यूज कर रहे हैं। ओके सो एक इसकी समरी टाइप है ये, कि जो डायमेंशन जो हैं वो लार्ज होंगे, W1 W2 W3 B1 B2 B3, राइट? सो डैम्पनिंग आउट इन वर्टिकल डायरेक्शन देन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, राइट? सो हम वर्टिकल डायरेक्शन को मतलब कम कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। Direction would actually mean say damping out or slowing up dates in W1 W2 and यहाँ पे मतलब वही B1 B2, राइट, एंड फास्टनिंग अपडेट्स इन W3 W5 B1 B2 डायरेक्शन। आई थिंक ये थोड़ा सा टाइप हो सकता है यहाँ पे। हाँ, ये टाइपो नहीं, सो वेट्स में और बायसेस में चेंजेस हो रहे हैं ना, राइट? ऊपर वाले में हम्म। से टाइपिंग में मिस्टेक है, सो ऊपर वाले में डैम्पिंग आउट हम बायसेस में कर रहे हैं, और जो फास्टनिंग हो रही है वो वेट्स में कर रहे हैं, आई थिंक। या सो ऑलराइट, तो अब आते हैं नेक्स्ट बिग थिंग, दैट इज एडम, अडेप्टिव मोमेंट एस्टिमेशन। सो मोमेंटम और आरएमएस प्रोपोगेशन का बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है। सो मोमेंटम से हमें फास्ट चीज़ें मिल रही थी, आरएमएस से हमें एक्यूरेट चीज़ें मिल रही थी, तो हमने कहा कि व्हाई नॉट वी कंबाइन दीज टू टेक्निक्स।
और प्लस डीप लर्निंग में क्या हो रहा था, काफी टाइम से मतलब ऐसी कोई एल्गोरिदम नहीं थी जो बहुत जनरलाइज नेट मतलब जनरलाइज काफी प्रॉब्लम्स पे काम करे, राइट। सो ऐसी एल्गोरिदम्स आ रही थी जो मतलब एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करती थी, दो प्रॉब्लम, बट वो जनरलाइज नहीं होती थी। सो एडम ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स जो थी ये काफी मतलब आज तक मतलब यूज होती हैं मोस्टली सारे मॉडल्स में। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल इन्वेंशन। सो जैसे ऑप्टिमाइजर्स मतलब ग्रेडियंट डिसेंट और मिनी बैच वाला एग्जांपल था ना, जिसमें स्टोकेस्टिक और बैच ग्रेडियंट डिसेंट का एक बीच में कहीं ऑप्शन था। सिमिलरली मोमेंटम और आरएमएस का जो बीच में ऑप्शन है वो एडम है। आरएमएस और एडम को ही मोस्टली यूज़ करते हैं और इनकी स्टेट इम्प्लीमेंटेशंस हर मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स में मिल जाएगी। तो मोस्टली हम आरएमएस यूज़ करते हैं या एडम यूज़ करते हैं किसी भी केस में, मतलब ऑप्टिमाइजर्स में। या मोमेंटम वाला मतलब ऐसे अलोन यूज नहीं होता ज़्यादा जगह। क्योंकि ऑलराइट, सो इसके ओके। इम्पोर्टेंट इशू क्या आता है कि जो सैडल पॉइंट का प्रॉब्लम, वो वाला डिस्कस करना चाहिए हमें। सैडल पॉइंट वाला प्रॉब्लम भी मोमेंटम वाला उसमें फेल हो जाता है। या सो मोमेंटम वाला एक्चुअली क्या करता है कि मतलब जो हमारा जैसे कॉनकेव कर्व होता है ना, जैसे नेक्स्ट स्लाइड में है, राइट। सो ये हमारा सपोज मिनिमा है तो मान लो, राइट, यहाँ पे कहीं मिनिमा है। सो जो मोमेंटम वाला होगा वो वहां तक पहुंच जाएगा, बट उसका मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा तो वो आगे भी चला जाएगा, फिर वो वापस आएगा। सो मतलब वो सेम टाइम तो नहीं, वो जल्दी करता है, बट वो काफ़ी टाइम वेस्ट कर देता है इस चीज़ में, राइट। सो एनएजी ने उस पर इम्प्रूव किया। सो जहाँ पे मतलब 170 180 इपॉक्स में काम होता था, एनएजी उसमें मतलब 70 80 इपॉक्स में काम कर देता है, राइट। फिर उसके बाद आर एम एस प्रॉप ने उस पर और इम्प्रूव किया। मतलब आर एम एस प्रॉप थोड़ा स्लो था बट वो काफ़ी एक्यूरेट था, सो उसमें भी कम इपॉक्स में काम हो रहा था। और फिर उसके बाद एडम आया, एडम ने दोनों को कंपाइल किया। और मतलब एक्चुअली ये केसेस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा कैसा मॉडल है और क्या डेटा को ट्रेन कर रहे हो, बट स्टिल मतलब एडम ऑप्टिमाइजेशन इज गुड। सो इसमें हमारा VDW ज़ीरो हो गया, SD मतलब जब भी हम ये शायद मैंने बताया कि नहीं, कि हम जब एवरेज लेना स्टार्ट करते हैं तो इनिशियलाइजेशन सारी ज़ीरो करते हैं, ओके। सो अभी हम क्या करेंगे इसमें, जब हम कंप्यूट करेंगे DW DB एक मिनी बैच में, राइट। तो उसमें हमारा होगा, इसको थोड़ा जूम कर दूं मैं सब, अ, दिख रहा है सबको ढंग से? हाँ। ठीक है। सो जब हम DWDB मिनी बैच के थ्रू कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो एडम ऑप्टिमाइजेशन होती है उसमें ये फार्मूला होता है। एक P1 होता है हमारे पास जो VDW पे पैरामीटराइज होता है, ठीक है, ये बीटा वन। और फिर उसके बाद ये वन माइनस बीटा वन DW, ठीक है। फिर VDD मतलब बेसिकली हम दोनों चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। VDW भी कैलकुलेट कर लिया हमने यहाँ से, VDB भी कैलकुलेट कर लिया, फिर बीटा टू यूज़ करके SDW कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ से SDV कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद अब मेन है कि हम अपडेट्स कैसे रखते हैं इस पे, राइट। सो जब यहाँ पे हाँ एक इसमें बाइस करेक्शन, सो बाइस करेक्शन मैंने एक्सप्लेन नहीं किया ना। सो बाइस करेक्शन, एक मिनट, जब हम एवरेजेस लेते हैं तो इनिशियलाइजेशन हम जीरो से करते हैं, ओके। उसकी वजह से हमारा जो है इनिशियल मतलब एक पॉइंट के बाद फर्क नहीं पड़ता, बट इनिशियली हमारा जो मॉडल है वो थोड़ा खराब हो जाता है। जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये है सपोज, ये एक मोमेंटम एवरेज है, राइट। पर वी जो हम स्टार्ट करेंगे तो हम चाहते हैं कि हम जीरो से उसको इनिशियलाइज करते हैं, राइट। सो कुछ पॉइंट तक जब तुम देखोगे कि यहाँ पे V0 जीरो है, राइट। सो यहाँ पे भी ये टर्म जीरो हो जाएगी, ठीक है। फिर वन माइनस बीटा थीटा वन की जो भी वैल्यू होगी वो भी और कम हो जाएगी, वन माइनस बीटा
से मल्टीप्लाई करके, तो V1 की वैल्यू काफी V1 की वैल्यू कम हो जाएगी, V2 की वैल्यू भी फिर कम रहेगी, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं उनसे कम रहेगी, क्योंकि पिछली एवरेज हमारे पास आ ही नहीं पा रही, राइट। सो इसकी वजह से फिर हम एक मतलब इसमें हम चाहते हैं कि हम इसमें करेक्शन करें, क्योंकि क्या होगा कुछ टाइम तक ये फंक्शन मतलब ओरिजिनल से नीचे ही रहेगा, फिर कुछ टाइम बाद मतलब जब काफ़ी डेटा हो जाएगा, इनफ डेटा, तब वो जाके इस पे मिल जाएगा फंक्शन पे। बट उससे पहले क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास ये डिसएडवांटेज होती है कि ये हमारा ये यहीं पे मतलब अ, कम वैल्यू शो करता है, मतलब ओरिजिनल को मैप नहीं कर पाता है, बिकॉज हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। और हम ओरिजिनल से स्टार्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि फिर उससे वो मतलब रहती नहीं, और क्या बोलते हैं, हमारी बाकी जो हमने इसके ऊपर करी हैं क्या बोलते हैं हाइपोथेसिस, वो फेल हो जाती है, इसलिए हमें जीरो से ही स्टार्ट करना होता है। ठीक है, सो हम एक बाइस करेक्शन होता है, इसका स्टेप लगाते हैं इस पे। बाइस करेक्शन से क्या होता है, जो हमारी इनिशियल वैल्यूज मतलब जीरो से स्टार्ट होके कम हो रही थी ना, तो वो करेक्ट हो जाती हैं VDW वैल्यूज, मतलब कुछ एक्सटेंट तक करेक्ट हो जाती हैं। सो 1 - β1 to the power t, तो इससे VDW को डिवाइड करेंगे तो हमारी जैसे कुछ जो होगी, मतलब कुछ स्टेप्स के बाद क्या होगा कि t की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, और β1 जो है वो 0 से 1 से कम है, राइट। सो β1 की वैल्यू, टी की वैल्यू बहुत बड़ी है, सो कोई सपोज मान लो कि β1 की वैल्यू 0.9 है, सो टी की वैल्यू जब सपोज 100 या 150 क्रॉस कर जाएगी, 150th मिनी बैच क्रॉस कर जाएगा, तब फर्क नहीं पड़ेगा, तब VDW के इक्वल ही रहेगा। बट जो इनिशियल स्टेप्स है उसमें थोड़ा सा बूस्ट दे देगा VDW को, ताकि वो जो लॉस हो रहा है उसको कवर कर पाए। और ये काफी मतलब कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता, ऐसे काफी लोग लगाते भी नहीं है बाइस करेक्शन, बिकॉज जैसे जिनके पास बहुत ज़्यादा डेटा होगा, सपोज जैसे 5 मिलियन का एग्जांपल लिया था हमने स्टार्टिंग में, सो 5 मिलियन डेटा सैंपल्स हैं जिसके पास, और उसने 5,000 बैचेस बना रखे हैं, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि ये लगाने का, क्योंकि कुछ टाइम बाद उसका VDW ऑल अपने आप करेक्ट हो जाएगा। और जैसे किसी के पास 500 सैंपल्स हैं, तो उसको फर्क पड़ेगा इस पे, क्योंकि इनिशियली हो सकता है कि उसका किसी लोकल मिनिमा पे अटक जाए VDW गलत होने की वजह से। सो उसकी वजह से हम ये करेक्शन लगाते हैं 1 - β1 raised to the power t। तो तुम इसको देखोगे कि जब t की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये मतलब 1 पहुंच जाएगा, क्योंकि β1 ये वाली जो वैल्यू है ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, राइट। जब t की वैल्यू बहुत लार्ज हो जाएगी क्योंकि β1 > 1, तो वो VDW की इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली इन सब में करेक्शंस लगाते हैं, SDB में भी, SDW में भी, VDB में भी, ठीक है। फिर हमारा जो होता है करेक्शन स्टेप, वो ये होता है, मतलब सॉरी अपडेट स्टेप, वो ये होता है W = W - अल्फा VDW करेक्टेड, मतलब ये हमारा मोमेंटम वाला हो गया, प्लस उसको हमने डिवाइड कर दिया SDW से प्लस एप्सिलॉन, तो ये हमारा RMS स्टेप हो गया। तो बेसिकली कुछ नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन ही है, सिंपल कॉम्बिनेशन, ऑलराइट। सो हाइपर पैरामीटर्स इसमें हमारे पास चार हो जाते हैं, जिसमें से हम β1 β2 एप्सिलॉन को बहुत रेयरली छूते हैं और कभी चेंज नहीं करते। एप्सिलॉन तो शायद किसी ने किया ही नहीं होगा चेंज, और β1 β2 कुछ लोग करते हैं चेंज, बट स्टिल उसका ज़रूरत नहीं होती मोस्टली किसी भी उसमें। एक ही चीज़ ट्यून करनी होती है हमें, अल्फा जो हमारा लर्निंग रेट है, राइट। सो अब ये जो है, ये ओरिजिनल पेपर है, ये 2015 ICLR का, ये स्टोकेस्टिक ऑप्टिमाइजेशन, एडेप्टिव मोमेंट एस्टिमेशन, एडम ऑप्टिमाइजेशन। तो एडम कोई बंदा नहीं है, काफ़ी को कंफ्यूजन होती है, वो ये इसी की शॉर्ट फॉर्म है, एडेप्टिव मोमेंट एस्टिमेशन, राइट। सो एडम और प्रपोज्ड एल्गोरिदम, तो इसमें तुम देख लेना PPT में, मतलब बेसिकली वही एक्सप्लेन किया है चीज़ें कि β1 β2 रिक्वायर्ड है, ये एक्सपोनेंशियल डिके रेट्स हैं फॉर मोमेंट एस्टिमेट्स। फिर एफ ऑफ थीटा जो है वो हमारा स्टोकेस्टिक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो हमारा हाइपोथेसिस है। फिर ये हमारा थीटा है, थीटा नॉट है इनिशियल पैरामीटराइज वेक्टर, ठीक है। फिर एम नॉट है हमारा फर्स्ट मोमेंट वेक्टर, ये मतलब हमारा वो हो गया SDW, और V नॉट है हमारा सेकंड मोमेंट वेक्टर, ये हमारा हो गया VDW, राइट। तो अभी टी के लिए मतलब थीटा टी जब तक कन्वर्ज नहीं होता किसी
उसके लिए तो अब हम t=t+1 करते रहते हैं। फिर उसके बाद हम इसकी हमारा वो ये ग्रेडियंट्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हमारा ग्रेडियंट डिसेंट वाला स्टेप हो गया। फिर उसके बाद हम ये हमारा मोमेंट वो वाला कैलकुलेट कर रहे हैं SDW वाला, ये हम VDW कैलकुलेट कर रहे हैं, या नहीं ये मेरे ख्याल से VDW यहाँ पे स्क्वायर है, SDW है यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है ना। सो ये SDW है, ये VDW है, मैंने गलत बोल दिया था। सो सेकंड रॉ मोमेंट एस्टिमेट ये, क्योंकि G²T है यहाँ से तुम्हें पता लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मतलब नोटेशन ही डिफरेंट है, बाकी चीज़ें सेम है। सो ये M hat T जो हो गया कि हमारा जो मैंने बताया था करेक्टेड बायस फर्स्ट मोमेंट एस्टिमेट, और V hat T हमारा जो करेक्टेड बायस है। फिर उसके बाद हमने इसको अपडेट कर दिया हमारे पैरामीटर्स को, जो हमारे W होते हैं उसको θT से डिनोट किया इसमें, तो θT-1 माइनस अल्फा, ये M hat T हमारा वो हो गया VDW, और V hat T ये हमारा वो हो गया STW, और ये अपडेट हो गए हमारे पैरामीटर्स। सो अभी तक किसी को कोई डाउट, बिकॉज ये टॉपिक हो गया है ख़त्म। अब एक एनिमेशन सी दिखाऊंगा मैं जिसमें अलग 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 कंपेयर हो रहे होंगे। सो अभी तक कोई डाउट एडम में, ये मतलब इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, इसमें कोई डाउट? बाइस आर करेक्शन एम में एस RMS प्रॉप और वेटेड एवरेज के बाद इस पे कुछ एडवांटेज होता है क्या? कि लाइक इसे ज़रूरी है मतलब यूज़ करना, क्योंकि वो दोनों भी मतलब काफ़ी ऑप्टिमाइज़ करते रहते हैं। हाँ, सो इसमें क्या हो रहा था कि हमारा जो RMS प्रॉप था ना, उससे मतलब वो काफ़ी सही एस्टिमेशन आ रही थी, बट उससे स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो ईपॉक्स तब भी थोड़ी ज़्यादा ले रहा था। और जो मोमेंटम था उससे स्पीड अच्छी आ रही थी, बट वो उससे ओवरशूट कर रहा था। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से मतलब हमारा और बेटर ऑप्टिमाइज हो जाता है। सो जो भी है हम अपने मॉडल के लिए बेस्ट ही चीज़ें चूज करेंगे, राइट? मतलब हम कोई भी बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है तो वही यूज करेंगे। सो एडम इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स राइट नाउ। तो मतलब बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स टाइप। या या सो गुड में एक तो या तो हम वीडियो देख सकते हैं, वीडियो में उसमें जितने भी ऑप्टिमाइजर्स हैं वो सारे कवर्ड हैं काफ़ी अच्छे से। उसमें हम लोग इनको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ये वाला कौन सा है स्पेसिफिक। सो आई थिंक वीडियो देखना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जो भी हमारे साथ अभी हैं, आयुष्मान, अभिरूप एंड ऋत्विक, सो तुम लोग गेस करना कि कौन से वाला ऑप्टिमाइजर है उस वीडियो में। सो ये वीडियो का देख, ये जो तूने भेजी है अभी, या सो ये नॉर्मल, मैं इसको थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। तो इसमें जो इसमें क्या होता है, पूरा डाटा में अपडेट्स होते हैं, पूरे डाटा के कारण अपडेट्स होते हैं। हम्म। सो इसमें ओवरशूट करता है। मिनी बैच का हम इसलिए यूज करते हैं वो ओवरशूट को अवॉइड कर सके हम लोग। और स्टोकास्टिक में क्या होता है कि वो हर एक डाटा पॉइंट के बाद चेंज करता है उसे। हम्म। सो अभी देखना, ये कभी छोटे चेंजेस करेगा, कभी बहुत बड़े चेंजेस करेगा। अगर कुछ स्ट्रेंज केस आ जाता है ना जिसमें ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, सो वो एकदम चेंज होगा बहुत ज़्यादा। एंड मिनी बैच में क्या होगा, कंपैरेटिवली बड़े चेंजेस होंगे एज कंपेयर टू द स्टोकास्टिक वन। सो इसकी जो लेंथ थी, ग्रेडियंट्स जो चेंज हो रहे हैं, मतलब ग्रेडियंट चेंज नहीं हो रहा बट जो लोकेशन चेंज अब हो तो देखो कि उसमें जो मिनी बैच में था और ये मोमेंटम हमने इसमें लगा दिया, तो इसमें देखो मोमेंटम बहुत ज़्यादा ओवरशूट हो गया यहाँ पे मोमेंटम की वजह से, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो गया था। मोमेंटम
मोमेंटम किस केस में ओवरशूट करेगा, मतलब स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट वाला लग रहा है। सो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट हर बार अपडेट करेगा और मोमेंटम लगाने के बाद क्या होगा? एनीवन मेक एनी गेसेस कि मतलब अगर एक स्ट्रेंज केस आ जाता है जिसके कारण वो ग्रेडियंट में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, मतलब जैसे मैंने कुत्ते की जगह बिल्ली की इमेज डाल दी और उसको मैंने बोल रखा है कि कुत्ता है, सो उसके कारण जो ग्रेडियंट में चेंज होंगे वो बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे। सो अब एक्सेलरेशन ये वाला वो वाला एग्जांपल है जिसमें ये एनर्जी लगी है यहाँ पे, हाँ ठीक है। एनर्जी वाला। सो इस वाले पार्ट को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। सो हाँ, सो अभी जो एडा ग्रैड है, एडा डेल्टा है, आरएमएस है, ये सिमिलरली अप्रोच करते हैं एंड मोमेंटम और उसका एक बात बता, एडा ग्रैड और एडम की पार्ट्स है नहीं, एडा ग्रैड एंड एडा डेल्टा, सो इनमें कोई डिफरेंसेस है? माइनर डिफरेंसेस हैं, मतलब एल्डाग्राड में वो ग्रेडियंट मतलब बेसिकली उसमें एनर्जी कंबाइन कर देता है। ओके ओके। सो माइनर डिफरेंसेस हैं, बट मेन यही है 3 थ्योरम्स जो तुम्हें पता होनी जरूरी हैं। तो आई थिंक इससे अच्छा हम वो जिस देख लें, थोड़ा बेटर रहेगा, है नहीं? या श्योर। या सो जैसे ये है, अब इसमें देखो मिनिमम पे पहुंचना है तो हमारा इसमें थोड़ा बेटर दिखेगा तुम्हें कि ये जो जैसे हमारा ग्रेडियंट डिसेंट वाला है, ये वाला पहुंच गया बट बहुत स्लो था। एक बार दोबारा स्टार्ट करते हैं ऐसे। तो देखो ग्रेडियंट डिसेंट वाले को देखना, ये बहुत स्लो था, ये पर्पल वाला, राइट। आरएमएस प्रॉप जो है ये ठीक जगह पहुंच गया, ये भी अपने मिनिमम पर। और जो मोमेंटम वाला है, इसमें ये ग्रीन वाले को देखना, ये पहुंच गया बट पता नहीं आगे ये इसका मोमेंटम कम ही नहीं हो रहा, तो ये उसकी वजह से इंक्रीज करे ही जा रहा है, कर ही जा रहा है उसी पॉइंट पे, राइट। ये तुम देखो इसमें इसने लाइन बनाई है ऐसी। सो उस मोमेंटम वाले में क्योस बहुत ज्यादा है, हम उस क्योस को कंट्रोल करना चाहते हैं। और एडम उसमें देखो वो जनरली उसमें कम था, और मतलब आरएमएस कम है। सो बेसिकली जब हमने आरएमएस और मोमेंटम को कंबाइन किया तो ये ऑरेंज वाला एडम बन गया, और ये जल्दी मतलब सेम रेट एज मतलब इससे मोमेंटम से जल्दी पहुंच रहा है, और आरएमएस जितनी एक्यूरेसी है इसके अंदर। सो इट्स लाइक अ कंट्रोल्ड क्योस काइंड ऑफ सिचुएशन है उसमें। हम्म सो चलो अब थोड़े से आगे बात कर लेते हैं। यही जो वेक्टर ग्रेडियंट डिसेंट थे, थोड़ा सा मिनिमाइज कर। ओके ओके, अब चलो ऑप्टिमाइजेशन से थोड़ा बाहर निकलते हैं। अब हमने काफी ऑप्टिमाइजेशन कर ली। अब एक अप्लाइड डीप लर्निंग इन वन डोमेन डू नॉट अप्लाइज इन अदर, ठीक है। सो ये एक इटरेटिव प्रोसेस होता है बेसिकली, कि सपोज तुम किसी डोमेन की प्रॉब्लम का कोई मॉडल दूसरी डोमेन में मतलब नहीं अप्लाई कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें वेदर प्रिडिक्ट करना है तो तुम्हें रिलेटिवली कम डेटा चाहिए। तुम्हें मतलब मेडिकल प्रिडिक्शन कोई करनी है तो तुम्हें बहुत सारा डेटा चाहिए। अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है वो प्रोसेस। वन ऑफ द थिंग इज अमाउंट ऑफ डेटा, जीपीयू या सीपीयू तुम्हारा हार्डवेयर किस टाइप का है, नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स एंड टाइप ऑफ डेटा। और इसके बावजूद भी हम लोग मतलब हाइपर पैरामीटर्स वी कैन नॉट चूज दैट वेल ऑन आवर ओन, राइट। सो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक रूल फॉलो करते हैं कि वी स्प्लिट अप द डेटा इन डिफरेंट परसेंटेज। वी स्प्लिट देम इन लाइक ट्रेनिंग डेटा, टेस्ट डेटा एंड डेवलपमेंट डेटा, राइट। इन तीन मतलब इसको पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिटिंग परसेंटेजेस। इसकी स्प्लिटिंग परसेंटेजेस डिपेंड करती है डेटा साइज पे।
सो जब लार्जर डेटा सेट्स होंगे तो हम मतलब 95% 98% तक डेटा ट्रेनिंग में रख सकते हैं। बिकॉज सपोज 1 मिलियन डेटा है तो उसमें से हमने अगर सपोज 5.5 मिलियन डेटा या 5.8 मिलियन डेटा हमने रख लिया 6 मिलियन डेटा में से, तो हमें वो मतलब हम 200,000 डेटा पे भी टेस्ट करेंगे तो हमारे को एक्यूरेसी ढंग से पता लग जाएगी। पर ट्रेन हम ज़्यादा डेटा पे कर सकते हैं। पर जो स्मॉलर सेट्स होते हैं उसमें डिवीजन रेशियो कुछ ऐसा होता है 70:10 टेस्ट के लिए और 10 डेवलपमेंट के लिए, राइट। जो बिगर डेटा सेट्स होते हैं उसमें डिवीजन ऐसे होता है कुछ मतलब 98% टेस्टिंग के लिए, 1% डेवलपमेंट, 1% 98% ट्रेनिंग के लिए, 1% डेवलपमेंट, 1% टेस्टिंग। डेव सेट्स में क्या होता है? डेव सेट्स में मतलब तुम जैसे अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स अप्लाई करते हो, तुम बेसिकली अपना मॉडल उस टाइम डिफाइन कर रहे होते हो, डेव सेट से डेवलपमेंट कर रहे होते हो अपने मॉडल की। क्योंकि इतने बड़े डेटा पे तुम वो टेस्ट करोगे अगर मॉडल सपोज 98% डेटा पे, तो तुम्हें टाइम ही बहुत लग जाएगा। तो तुम फिर टेस्ट ट्रेन कब करोगे और फिर उसको टेस्ट कब करोगे, मतलब राइट। इनिशियल सेटअप के टाइम जब हम चूज कर रहे होते हैं ना कि कौन सा ऑप्टिमाइजर यूज कर रहे हैं, क्या लर्निंग रेट हमारे लिए ठीक रहेगी, तब डेटा सेट्स यूज होते हैं आई थिंक। या so distribution of train and test data sets. So example, effects of online versus offline data, effects of user mischief. Alright, so जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक थंब ऑफ रूल मतलब रूल ऑफ थंब मान लो इसको कि जो डेव और टेस्ट सेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ना, वो सेम जगह से आना चाहिए। सपोज जैसे तुम्हारे पास कोई इमेजेस हैं डेटा, राइट, और कुछ डेटा तुम ले रहे हो प्रोफेशनल फोटोग्राफर इमेजेस का और कुछ ले रहे हो यूजर कैप्चर्ड इमेजेस का। यूजर कैप्चर्ड इमेजेस की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, वो कुछ ब्लरी होंगी। सो लाइक जो तुम डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए डेटा यूज कर रहे हो वो सेम जगह से आना चाहिए, या तो यूजर से आएगा या फिर वो प्रोफेशनल आएगा, राइट। सो उसके बाद डेव सेट क्रॉस वैलिडेशन और डेवलपमेंट सेट होता है, इसको वो एक ही बात मतलब अलग अलग नाम है। टेस्ट सेट इज नॉट नेसेसरी, मतलब इसको टेस्ट सेट भी बोल देते हैं, कई बार टेस्ट सेट को डेव सेट भी बोल देते हैं। सो या सो अब इफेक्ट्स ऑफ डेटा लाइक ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन डेटा, लाइक जैसे कि एमनेस्ट का डेटा है वो ऑफलाइन कलेक्ट हुआ था, बट वो जैसे ऑनलाइन डेटा होता है कई बार उसको वो ढंग से अवेलेबल नहीं होता है, उसके लेबल्स नहीं होते। ऑफलाइन डेटा थोड़ा सा और मतलब रेगुलराइज्ड होता है। सो ये दिस इज बेसिक। फिर यूज़र मिसचीफ, जैसे कोई मतलब यूज़र का कई बार जैसे कोई सर्वे एनालिसिस का डेटा होता है तो यूज़र उसमें गलतियां कर देते हैं काफ़ी। या फिर सपोज फोटोग्राफ्स का डेटा होता है, तो जैसे तुम देखोगे कि पासपोर्ट साइज ही अगर तुम सबकी मांगो तो कई लोग बहुत बेकार सी पासपोर्ट साइज जिसमें मतलब एक्सप्रेशन दिखा रहे होंगे तो वो मतलब एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो इसलिए काफ़ी मतलब यूज़र के ऊपर भी डिपेंड करता है कि यूज़र किस टाइप का डेटा दे रहा है। बट सिंस कि आजकल मोस्टली हमारा सारा डेटा डिजिटली कलेक्ट होता है, सो वो वेल लेबल्ड और एवरीथिंग राइट होता है। ओके सो दैट वाज लाइक बेसिक टेस्ट डेवलपमेंट। ये तब तुम में काम आएगा जब तुम किसी रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम करोगे, राइट। सो उसमें ये थोड़ी सी मतलब इसका ध्यान रखना कि तुम्हें कैसा डेटा स्प्लिट करना है और क्या क्या चीज़ें रखनी है उसमें। ओके सर, नाउ बायस एंड वेरिएंस। सो बायस किस अभी तो दो ही लोग हैं ना, तो बायस किसी को पता है इसमें से बायस क्या होता है? बायस इंग्लिश डेफिनेशन? हाँ मतलब कुछ भी तुम्हें क्या लगता है बायस क्या होता है? किसी का अगेंस्ट किसी का फेवर करना। या राइट। और वेरिएंस क्या होता है? मतलब कोई इंग्लिश डेफिनेशन या फिर कुछ स्टैट्स में पढ़ा हो? स्टैंडर्ड वेरिएंस
मैथ स्टैटिस्टिक्स वाला जानते हैं। हाँ हाँ, बताओ क्या था, बताओ स्टैटिस्टिक्स वाला क्या था। तो मीन के साथ डिफरेंस किसी में। राइट। सो वो, हाँ वो वही बेसिकली वेरिएंस होता है। सो बायस इज डिस्प्रपोर्शनेट वेट इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट ऑफ एन आइडिया, thing or thing, usually in a way that it is closed-minded, prejudicial, or unfair. Biases can be innate or learned. ये मतलब इंग्लिश डेफिनेशन है। People may develop bias for or against an individual, a group, or a belief. In science and engineering, a bias is a systematic error. Right? मतलब हमारे फिलोसफी वाली बात नहीं करते हम कि उसका मेरे अगेंस्ट बायस है, बट हमारे लिए होता है कि अगर बायस है सिस्टम में तो बेसिकली वो एक स्टैटिस्टिकल एरर है, राइट, विच रिजल्ट फ्रॉम अनफेयर सैम्पलिंग ऑफ पॉपुलेशन। अब जैसे तुम में से किसी ने कल का रिसर्च राइड अटेंड किया था, तो किया था किसी ने? मैंने किया था। नहीं। मैंने भी किया था। किया था ना। तो उसमें मतलब हमने देखा था कि जैसे जो वीडियो दिखाई थी एनवीडिया वाली, तो उसमें क्या था कि मैक्सिमम लोग थे वो दे वर वाइट पीपल, राइट, बिकॉज उनके पास वही डेटा सेट था। तो मतलब ऐसा नहीं कि वो लोग प्रेजुडिस्ड हैं, बट वो डेटा सेट वही अवेलेबल है, राइट। सो मतलब अनफेयर सैम्पलिंग हुई है उसमें, सारे लोगों का डेटा सेट नहीं हुआ। एक मिनट अश्विनी, कैन यू टेक इट, मुझे एक कॉल आ रही थी। या सो बायस का एग्जांपल कब, सो सपोज अभी हमने बायस कहाँ देखी है? बायस इसमें जो लास्ट वाला टॉपिक था न्यूरल नेटवर्क्स वाला, उसमें तुम्हें रेलू और सिग्मोइड में डिफरेंसेस पता है? रेलियन रेलू सो क्या होता है कि रेलू क्या करता है, रेलू और सिग्मोइड ना बेसिकली एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि एक न्यूरॉन कब फायर करेगा। सो कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ही फायर करे। सो हम उसमें ना बायस ऐड करते हैं। सो इफ आई वर टू ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दिस, कि मतलब एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है, उसके बाद तुझे फायर करना है, मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू। सो हम ना तो सिस्टमैटिकली उस एरर को ऐड करते हैं उस सिचुएशन में। सो सपोज इफ आई वर टू एक्सप्लेन, कोई इमेज है, हम उसमें क्या फाइंड करना चाहते हैं, उसके एजेस फाइंड करना चाहते हैं। कोई इमेज है जैसे ताजमहल है काइंड ऑफ, उसमें बहुत सारे वो लाइंस है ना, पर्टिकुलर एजेस हैं उसमें, बहुत सारे स्पेसिफिक एजेस है। तो हम क्या चाहते हैं, उसको हम ग्रे इमेज में टर्न करें, मतलब जो ब्लैक एंड वाइट इमेज होती है। और फिर हम उस इमेज में क्या चाहते हैं कि उसके बाद हम उसके एजेस को डिटेक्ट कर पाए। एजेस को कैसे डिटेक्ट करेंगे? हम लोग एक ग्रे लेवल है ना जो इमेज, उसका एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट कर देंगे, और उसके बाद जो होगा ना, उसके बाद हम उस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो बायस का यही है कि हम उसे सिस्टमैटिकली ऐड कर रहे हैं इन अ सिस्टम टू क्रिएट टू गेट आर एक्सपेक्टेड रिजल्ट। नेक्स्ट स्लाइड। सो अब दोबारा से डेफिनेशन रीड करते हैं। प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड स्टैटिस्टिक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल फ्रॉम इट्स मीन। So what does it mean? Informally, it measures how far a random set of random are spread out from their average value, has a central role in while some of blah blah blah. So what it does is like variance ना ये डिफाइन करता है कि जो आसपास की एक डाटा सेट में जो वैल्यूज हैं, वो जो मीन वैल्यू है उससे कितनी डिफरेंट है, मतलब जो रेंज है। लाइक एक नेक्स्ट कर। सो ये डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन तो सब तुम सबने पढ़ी ही होगी। सो ये स्टिल वही सेम चीज़ कर रही है, एक्स माइनस मीन वैल्यू फिर उसका स्क्वायर रूट कर रही है। ये सेम चीज़ कोस्ट फंक्शन में भी यूज हो रही थी इन सम फॉर्म ऑफ कोर्स। एवरेज वैल्यू एंड द नेक्स्ट स्लाइड। या
सो अभी एक केस लेते हैं, लीनियर रिग्रेशन वाले केस लेते हैं स्पेसिफिक। सो ये भी काइंड ऑफ रेसिप्रोकेट करने की कोशिश कर रहा है। सो अभी क्या हो रहा है, बायस क्या होगी कि ये जो लाइन है ना, हम ये बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, हम इन्हें सेपरेट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है राइट। तो सेपरेट आउट कैसे होगा, कहाँ से किस तरह लाइन जानी चाहिए, फर्स्ट वाले की तरह, सेकंड वाले की तरह, या थर्ड वाले की तरह? आयुष्मान ऋतिक, थर्ड की तरह जाना चाहिए भैया। ठीक है थर्ड वाला, ठीक है। उसमें जितना डेटा केस अपन को चाहिए वो आ जा रही है, गुड प्रॉमिस वाले में एक दो छूट भी जा रही है। बट जो थर्ड वाला है ना, उसमें जो डाटा सेट से वेरिएंस है, उस मीन वाली जो लाइन है जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उसकी वेरिएंस बहुत ज़्यादा है। बट जो ये वाली है, इसमें बायस बहुत ज़्यादा है फर्स्ट वाले केस में। हाँ सिंस नेक्स्ट वाले में मूव कर सकते हैं हम लोग, गुने में। ओके, एक मिनट। लो वेरिएंस केस एंड लो बायस, and high variance case and high bias, right? Mean and yeah, high bias. I'm not entirely sure about this one. Bias variance trade-off. अगर ना मैं ये वाला पार्ट तुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा. I'm not entirely sure about this one. अच्छा, वेरिएंस और बायस का ऐसा कॉम्बिनेशन लेते हैं जो मतलब बेस्ट हो सके, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड टाइप हो सकते, ऐसे करते हैं क्या भैया? हाँ, हम एक्चुअली जो ऑप्टिमाइज है उसे वो तो यही है कि जो बायस जो वेरिएंस है वो मिनिमम रहे, क्योंकि रियल वर्ल्ड डाटा में एक वेट करते हैं उसका। प्रिसिजन वर्सेस एक्यूरेसी, हम्म, प्रिसिजन वर्सेस एक्यूरेसी। प्रिसिजन वर्सेस एक्यूरेसी, हाँ। सो इनमें से प्रिसिजन कौन सा होगा? वेरिएंस एक्यूरेसी होगा, बायस लो वेरिएंस लो बायस वाला। या सो जो एक्यूरेसी वाला है वो वेरिएंस है, और जो प्रिसिजन वाला है वो बायस को डिफाइन कर रहा है। सो हमें दोनों को मिनिमाइज करना है, उस एरर को मिनिमाइज करना है बेसिकली। अश्विनी सर, या तो जाना है मैंने कहीं, तो मैं अब लीव कर दूं? या एक्चुअली ये लास्ट स्लाइड ही है, सो कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग यहीं, कोई इशू नहीं है वो वाला। मैं फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं यहीं पे? या यू कैन डू दैट। ओके। So I think we can conclude this one.